हाँ मेरे soon to be CA finalist, I hope you are doing absolutely amazing. दोस्तों, welcome to this amazing session number 1 of our एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अब राजा देखो, नाम तो एग्जाम ओरिएंटेड है, बट हम इसे एग्जाम फोकस्ड बोलना प्रेफर करेंगे। बिकॉज राजा, जिस तरीके से अर्जुन की नज़र एकदम फोकस तरीके से थी मछली की आंख पर, हमारा फोकस भी एकदम प्रिसाइसली है इस बैच के अंदर आपको एग्जाम रेडी बनाने में। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले राजा क्विकली एक बार के लिए ना, May 26 के अंदर हमारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उसकी मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ। अच्छा देखो, इस बार बहुत खुशी बताते हुए कि हमारे बच्चों ने झंडा गाड़ दिया May 26 के रिजल्ट्स के अंदर। जैन 26 के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, 3 ऑल इंडिया रैंकर्स थे, लेकिन इस बार तो बच्चों ने झंडे ही गाड़ दिए। इंडिया के जो हाईएस्ट एफएमएसएम स्कोर्स थे, वो हमारे बच्चों ने अचीव किया है, वो भी सिर्फ 1 बच्चे नहीं, 2 बच्चों ने साथ में। ठीक है? एंड इसमें से एक बच्चे की AR3 थी, दूसरे बच्चे ने ग्रुप 2 अलग दिया था, बट उसका भी हाईएस्ट स्कोर था। अगर लाइकली साथ में देता बेचारा तो उसकी भी टॉप 10 में ऑल इंडिया रैंक्स होती। ठीक है? मल्टीपल एग्ज़ामिनेशंस भी हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों की आई है। तो भाई राजा, इस बार तो वेरी फॉर्च्यूनेट, वेरी हैप्पी टू टेल यू कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैन 26 के अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, लेकिन इस बार तो बच्चों ने तबाही मचा दी, बहुत मेहनत करी बच्चों ने इस बार। वजह देखो, अभी आपने कहीं भी थोड़ा बहुत भी अगर मेरे बारे में सुना रहेगा, अगर थोड़ा बहुत भी बच्चों से मेरे बारे में सुना रहेगा, तो होपफुली जो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की देते हैं, उसके बारे में तारीफ़ ही सुनी होगी राजा। ठीक है? अच्छा देखो, एफएम बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा हम लोग को साथ में पढ़ के, एंड हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। ठीक है? वो मेरी ज़िम्मेदारी है आपको उतना मज़ा दिलाने के सब्जेक्ट के अंदर। एंड राजा, जो सब्जेक्ट एफएम जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करने के लिए जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड डेप्थ चाहिए होती है, वो राजा हम ही आपको दे पाते हैं। होपफुली आपने बच्चों से ऐसा सुना रहेगा। ठीक है? एंड दैट्स द रीज़न राजा कि इतने सारे टॉप स्कोरर्स एंड परफॉर्मर्स हम पे अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए ट्रस्ट करते हैं, एंड सब्जेक्ट से जाते-जाते जब सी एंट्री क्लियर करते हैं तो प्यार ही हो जाता है उनको। चलो, अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है? देखो, आज हम लोग डायरेक्टली आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डायरेक्टली आपके चैप्टर नंबर 1 पे जंप नहीं करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 पे अगर हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाएँगे, लेवरेजेस हमारा चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की थोड़ी-सी खोखली रह जाएगी, शैलो रह जाएगी। ऐसा क्यों होता है राजा? देख, बिकॉज़ देख, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी एक नया सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे, हर सब्जेक्ट की एक थीम होती है। हर सब्जेक्ट आपसे एक माइंडसेट, एक सोच की एक्सपेक्टेशन रखता है कि जब तू मुझे पढ़ रहा है ना, तू पहले ये माइंडसेट बना ले, उसके बाद मुझे पढ़ना, वरना फिर तू ही परेशान होगा मेरे को पढ़ते-पढ़ते, फिर मुझे गालियाँ देगा तू। तो सब्जेक्ट ऐसा होता है। ठीक है? आपने जब अकाउंटिंग पढ़ा रहेगा 11th के अंदर पहली-पहली बार, तो आप लोग स्टार्टिंग के 6-7 लेक्चर में तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है? ये क्या होता है ये? कैश अकाउंट डेबिट टू, ये क्या क्या चल रहा है? ये अकाउंट क्या चीज़ होती है? थोड़ा-सा समझने में लग जाता है। फिर 7, 8, 10 दिन खत्म होते हैं, तब आप थोड़ा-थोड़ा सेटल होना स्टार्ट होते हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट था। ठीक है? वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप सोचो कि आपका टीचर आपको पहले ही सारा बता देता कि भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम तुम ये अंडरस्टैंडिंग रखो, ये माइंडसेट बना के रखो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल आती है स्टार्टिंग से ही। तो अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग एफएम नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हमारे पास टाइम लिमिटेड होगा, हम लोग एग्जाम फोकस वे में जाना चाहते हैं, कम ड्यूरेशन के अंदर कवर करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पहला चैप्टर पढ़ो तो उस टाइम से आपको माइंडसेट बन जाना चाहिए कि मेरे को एफएम को समझना कैसे, कैसे देखना है, क्या माइंडसेट मुझे कैरी करना है। अगर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि धीरे धीरे करके अपने में समझ जाओगे, तो 1, 2, 3 चैप्टर तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी मिस हो जाएगी, आधी की आधी अंडरस्टैंडिंग, वो मैं नहीं चाहता। क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टार्टिंग में ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एफएम के टाइम आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, थीम क्या है। ठीक है? इसलिए इसका नाम हम देते हैं एफएम बेसिक्स। ठीक है? अभी कोई एक्चुअल चैप्टर नहीं है, इसलिए इसको हमने नाम दिया कॉन्सेप्ट ब्रिज 1। ये कॉन्सेप्ट ब्रिज है, सब्जेक्ट एंड आपकी जो अभी की अंडरस्टैंडिंग है उसके बीच में ब्रिज बनाएगा आपके लिए। ठीक है? तो आज हमारा सबसे पहले मोटिव रहेगा आपको सब्जेक्ट ओवरव्यू देने का। उसके बाद में दूसरा मैं आपको कुछ एरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब 6th 7th के अंदर हमने कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, बेसिक बेसिक, बहुत बेसिक वाले। वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके काम में आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को एफएम तो अच्छे से आ गई, लेकिन थोड़े बहुत जो छोटे मोटे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं ना, उनमें बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, मिस अनक्लैरिटी होती है, क्लैरिटी नहीं होती, उस चक्कर में बच्चा गलत कर देता है, मार्क्स कट जाते हैं पूरे। तो अब मुझे आपको एग्जाम रेडी बनाना है, तो मेरा काम है कि मैं आपकी ये वाले जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके कल से ही एप्लीकेशन में आने स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप कल मेरे साथ एग्जाम्पल करोगे तब से आपके एप्लीकेशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपकी वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। बाकी टीचर्स कवर नहीं कराते ये चीज़, वो अलग से नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते कि शायद आपको 6, 7 से पढ़ के आओ तो बहुत अच्छे से आपको आना ही चाहिए, लेकिन मुझे पता है बहुत टाइम हो गया हमें वो पढ़े हुए। ठीक है? तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिसिंग होती है, इसलिए मैं आपका आज ही क्लियर कर दूंगा। एंड बहुत बेसिक है, ट्रस्ट मी। आप लोग खुद बोलोगे सर इतना बेसिक, हाँ इतना बेसिक, लेकिन फिर भी बच्चे उसके अंदर गलती करते हैं, क्योंकि कई बार ना बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर
बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होती, छोटी छोटी बेसिक वाली गलतियां होती है। तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं सेनोरिटा, ठीक है, वैसा है। तो उनको अपन आज ही क्लियर कर देंगे। एंड बच्चे, मैं बता रहा हूँ रेगुलर बैच के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो खुद बोलते हैं कि सर हमारा जो मैथमेटिक्स का डर था कि सर इसमें मैथमेटिक्स आएगी, वो आपने निकाला है। बच्चों के फीडबैक्स है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ट्रस्ट मी। देन अपन ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर अप्रोच क्या होने वाली है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग एग्जाम फोकस वे में जाने वाले हैं, एकदम फोकस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड आपको मेरे साथ साथ कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्लासेस देखनी है, आपको किस टाइप से सब्जेक्ट करना है, आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरी क्लास के साथ साथ, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक बार क्विकली मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आपको पता ही होगा बट क्विकली बता देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देख, माय नेम इज सीए पंकज आसवानी, ठीक है। एंड मैंने 2017 में अपना सीए जर्नी के अंदर कदम रखा था। 2017 के अंदर मेरी 12th खत्म हुई, 12th बोर्ड्स खत्म हुए। एंड देन उसके 2 महीने बाद ही हमने सीए सीपीटी का एग्जाम लिखा। अभी सीए फाउंडेशन होता है, उस टाइम पे सीए सीपीटी होता था, जिसके अंदर मेरा 8th हाईएस्ट स्कोर था इंडिया के अंदर। अब आपको पता है सीए सीपीटी जो फाउंडेशन सीपीटी जो होता है ये 12th से मिलता जुलता होता है, तो वो तो मजे मजे में निकल जाता है, ठीक है। उस टाइम तो मैं बहुत गम में था भाई, छोड़ बाद में बताऊंगा, मैं बहुत गम में था उस टाइम पे ब्रेकअप हुआ था मेरा, तो बहुत गम में था मैंने उसके अंदर ही दिया, वो निकल गया, ठीक है, जैसे तैसे करके निकल गया। अब मेरे को था कि इंटर के अंदर अपने को ER1 लेके आने का है। अब इंटर करने के लिए मैं अपना होम टाउन छोड़ के, अजमेर मेरा होम टाउन है, वो छोड़ के मैं इंटर के लिए गया जयपुर पढ़ने के लिए। अब इंटर जाके मुझे मालूम पड़ा कि तो बहुत अलग गेम है, ये तो बहुत ही अलग चीज़ है। सीपीटी तो बहुत अलग था, ये तो बहुत अलग है, ये तो दुनिया ही एकदम अलग है। तो मेरे को समझने में टाइम लगे कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है सब्जेक्ट के अंदर, ये क्या पढ़ना कैसे है, समझा ही नहीं मुझे। तो वहाँ पर जाके मालूम पड़ा कि इंटर बहुत अलग चीज़ होती है। एंड मैं फर्स्ट जनरेशन चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरी फैमिली में कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। एंड द फर्स्ट वन टू गेट गो आउट ऑफ होम एंड गेट ए डिग्री। तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था भाई, मैं खोया खोया रहता था इंटर के अंदर कि भाई कि क्या करना है, कैसे करना है। अब एम्बिशन AR1 का, लेकिन जितनी मेहनत हमने करी उससे हम रैंक से सिर्फ 6-7 मार्क्स दूर रह गए, यानी AR50 से 6-7 मार्क्स में पीछे रह गया, AR भी अचीव नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जज्बा पूरा था कि हाँ फाइनल में रही सही कसर अपन पूरी करेंगे, ठीक है। तो फाइनल के अंदर जाके हमने पूरी जान लगाई। फाइनल के अंदर जाके हमें समझ में आ ही गया था कि फाइनल, ये इंटर और फाइनल बहुत सेम होते हैं, आपको पता ही ना, बहुत स्ट्रैटेजी सिमिलर सी होती है। तो इंटर के बाद समझ में आ गया था कि क्या गलतियां होनी है, कैसे करना, कैसे पढ़ना होता है। इसलिए फाइनल के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 10 आ गई, पूरी सही रही सही कसर मैंने पूरी कर दी। तो अंत भला तो सब भला, तो वो सीन है मेरी सीए जर्नी का। एंड आपको पता है बीच में आप लोग आर्टिकलशिप के लिए जाते हो इंटर के बाद में, आपने बहुत सारे बिग 4 के ब्लॉग्स भी देखे होंगे कि सर कुछ तो बिग 4 करके होता है जिसमें लोग जाके व्लॉग्स बनाते हैं। शायद कहीं वो ब्लॉगिंग करने का सेंटर तो नहीं है सी आर्टिकल्स का, नहीं 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 नहीं, वो एक आर्टिकलशिप की जगह होती है राजा बिग 4, आपको पता ही होगा राइट, कि कुछ दुनिया के 4 बड़ी फर्म्स हैं जो जहाँ पे जाके आर्टिकलशिप बच्चा करना चाहता है, उन्हें बिग 4 बोलते हैं। अब मेरा हमेशा से एम्बिशन वही रहा है कि लाइफ के अंदर, करियर के अंदर जो करना है बेस्ट करने का है, राइट। नीचे की ओर हूँ मैं, छोटा की ओर हूँ मैं तो बेस्ट करूंगा ना अपने लिए। तो मैं ऑब्वियसली आर्टिकल से भी बेस्ट जगह से करना चाहता था, कि वही होता है ना कि छोटे शहर वालों के बड़े सपने होते हैं, तो अपने सपने बड़े थे यार, हम करेंगे बड़ी जगह से आर्टिकलशिप, टॉप टॉप बिग 4 से करेंगे आर्टिकलशिप। तो पूरी जान लगाई। एंड मुझे KPMG जो एक बिग 4 है उसके अंदर मुझे मुंबई के अंदर आर्टिकलशिप मिली, स्टैच्यूटरी ऑडिट डोमेन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ गया मैं आर्टिकलशिप करने के लिए। तो मैं पूरा भटका हूँ, मतलब सीए जर्नी के अंदर पहले अजमेर में था, सीपीटी करा, जयपुर गया, फिर मुंबई पहुँच गया मैं आर्टिकलशिप करने के लिए। एंड वहाँ पे ऑडिट पढ़ने करने के बाद में एक्सपीरियंस मैंने ले लिया, बट मुझे समझ में आ गया कि अब आगे हमसे ना हो पाएगा ऑडिट। मतलब यहाँ तक ऑडिट कर ली, बस खत्म। आगे जब मेरे जॉब लग जाएगी, सीए बन जाऊंगा, तो मैं ऑडिट तो कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा, ये हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ऑडिट थोड़ा कंप्लायंस बेस्ड सब्जेक्ट होता है, राइट। एंड मुझे चाहिए था थोड़ा डायनामिक करियर जिसमें मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा हूँ, प्राइवेट इक्विटी टाइप्स, जो थोड़े ज़्यादा डायनामिक रोल्स होते हैं, स्ट्रैटेजी बेस्ड होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड रोल्स होते हैं, मुझे उनमें जाना था। तो अब आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया रैंक जब आपकी फाइनल में आ जाती है, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे रोल्स ऑफर होते हैं, बहुत हाई पैकेज ऑफर होता है, जो बाकी चार्टेड अकाउंटेंट्स को नहीं होता, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट्स रैंकर्स को ही मिलता है। तो मुझे भी ऐसे काफ़ी रोल्स ऑफर हुए आफ्टर बिकमिंग सीए ऑल इंडिया रैंकर। तो जैसे आपके प्राइवेट इक्विटी हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गए, आपके कंसल्टिंग हो गई, एंड मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स हो गए। तो उनमें से एक रोल मैंने ज्वाइन किया आदित्य बिरला ग्रुप करके, ठीक है, जहाँ पे मैंने अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग बिजनेसेस देखे। मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस देखा, मैंने पेंट बिजनेस देखा, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस देखा, ये सारे बिजनेस मैंने देखे, अलग अलग रोल्स मैंने किए। मैंने स्ट्रैटेजी में काम किया, मैंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में काम किया, फाइनेंस में काम किया, अलग अलग डोमेन्स का मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो जो सब्जेक्ट्स में आज चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये मैंने रियल लाइफ में जिया है, एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, उसके लिए मेरे पास पॉसिबल हो पाता है कि जो भी मेरी नॉलेज है
एक्सपीरियंस की, 2.5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस था, वो सबको यूज करके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो बिकॉज ऑफ विच स्टूडेंट्स, आप जहाँ पे भी जाओगे टेलीग्राम में आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोग जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैं देता हूँ उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, एंड दैट्स वाई रैंकर्स ऑल्सो ट्रस्ट मी फॉर दैट। ठीक है, तो बस दैट वॉज क्विकली अबाउट मी। अब अगला जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया था, इस पोस्टर में अगला नाम अगले अटेम्प्ट के अंदर आपका हो सकता है, एंड आई वांट कि इस पोस्टर के अंदर अगली बार आप भी आओ। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग जंप करते हैं हमारी अप्रोच के ऊपर कि सब्जेक्ट हम लोग अप्रोच किस टाइप से करने वाले हैं। देख राजा, आपको मिलेंगे 2 बुक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको ही मिलेगी FM 360 कॉन्सेप्ट नोट्स हमारे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं, इसके अंदर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सारे लिखे हुए मिलेंगे, पहले से लिखे हुए मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट लिखने का प्रेशर फील नहीं होगा क्लास के टाइम में। आपको 90% एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सॉल्व होंगे, आपको उनको लिख के सॉल्व करना नहीं है क्लास के साथ में। ऐसा मैंने क्यों किया है, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ राजा, देख समझना, किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्कोर करने के लिए। एक तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरा क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब पढ़ाए जा रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने पे, एंड जब क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करने में। लेकिन आप दूसरी क्लासेस के अंदर करते एकदम उल्टा हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम कॉन्सेप्ट लिखने पे ध्यान देते हो, एंड क्वेश्चन जब टीचर करा रहे हो तो क्वेश्चन को देख रहे होते हो, उल्टा होता है। तो आपका उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने यही निकाला है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले से लिख के दे दूं। ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम पे आपका ध्यान सारा अंडरस्टैंडिंग की तरफ हो, ना कि लिखने की तरफ। आपका पूरा फोकस लिखने का जहां होना चाहिए, लिखने का जो भी आपको एफर्ट देना है वो क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो कॉन्सेप्ट में आपको लिखने का टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने कहा फोकस्ड बैच है। आपका टाइम में लिखने में वेस्ट नहीं करना चाहता, आपका टाइम जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेने में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से मार्क्स आएंगे, कॉन्सेप्ट लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे। समझा आपको? तो आपको नोट्स मिलेंगे, एंड ये रेगुलर बैच वाले नोट्स नहीं है, ये नोट्स भी फोकस्ड नोट्स हैं। ठीक है, इनको हमने थोड़ा कंप्रेस किया है, छोटा किया है। अगर आप हर चैप्टर के पेजेस देखोगे तो आपको कम मिलेंगे देन जो हमारे रेगुलर बैच के जो नोट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये मिलेंगे कॉन्सेप्ट नोट्स, ये आपको हमेशा मेरे साथ में खुली रखनी है। जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो आपको मेरे साथ में खुली रखनी है, ये आपके पास आएगी कलर्ड फॉर्म में। दूसरा आपके पास आएगा क्वेश्चन बैंक। हमारा क्वेश्चन बैंक, इसको हम बोलते हैं FM वॉल्ट। ठीक है, आपको FM वॉल्ट मिलेगा। इसके अंदर हमने सारे ऐसे के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी सबके क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, सेक्शन वाइज बाइफर्केटेड है। ठीक है, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, केस स्टडीज भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगा, आपके जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सब इसके अंदर है। इसके बाद आपको झांकना ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर है, तो आपको इनके साथ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके साथ में आपको मिलेगा एक OCW ट्रैकर, जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। OCW ट्रैकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेकंड मैं देखूं अभी खुला हुआ है क्या किसी में हमारा OCW ट्रैकर। एक सेकंड ना, मैं आपको OCW ट्रैकर खोल के दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको। यस गाइस, ठीक है, आपको मेरे साथ मिलेगा OCW ट्रैकर, जो ऐसा कुछ दिखता है OCW ट्रैकर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके एग्जाम के जितने भी आपके हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये क्वेश्चन O कैटेगरी का है, ये क्वेश्चन C कैटेगरी का, ये क्वेश्चन W कैटेगरी का है। एंड OCW का मतलब क्या होता है, O से ओवरव्यू, C से कैलकुलेट एंड W से राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब इनमें से आपको समझना होगा कि जो राइटिंग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, W वाले क्वेश्चन, वो सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब नॉट इन द सेंस कि वो एग्जाम में आने वाले हैं, इन द सेंस कि इन क्वेश्चन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चंस के ऊपर आपका हाथ चलेगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आप चैप्टर के ऊपर ग्रिप बना पाओगे। अगर इन क्वेश्चंस को आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो अगर इस चैप्टर में से कोई भी और क्वेश्चन उठ के आ गया आपके एग्जाम में, तो आपका हाथ नहीं चलेगा। आपका शायद देखा हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन, फिर भी आपका हाथ नहीं चलेगा। यानी प्रॉब्लम आपके साथ में हुई भी होगी कि सर क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा था लेकिन हाथ ही नहीं चल रहा था। वो इसलिए लगा क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस की कमी थी। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस वाला होगा उसको हम लोग राइटिंग में करेंगे। मैं आपको बोलूंगा इसको मेरे साथ लिख के राइटिंग में करो। जो क्वेश्चन ओवरव्यू वाला होगा मैं आपको ओवरव्यू करने बोलूंगा कि इसको ओवरव्यू करके काम चला लो, इस पर इसको राइटिंग में करने का टाइम वेस्ट मत करो। जो कैलकुलेटर वाला होगा उसको कैलकुलेटर पर करके निपटा लेना, उस पर राइटिंग में करने का टाइम वेस्ट मत करना। इसलिए मैंने कहा ये फोकस्ड बैच है, इसके अंदर आपका फोकस टाइम वहीं पे जाने दूंगा मैं, जिससे आप एग्जाम में परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव कर सको, वहां पे नहीं जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। ओवरव्यू और कैलकुलेटर क्वेश्चन को तुम राइटिंग में करके कुछ अचीव नहीं कर लोगे। W वालों को अगर तुम राइटिंग में नहीं किया तो तुम बहुत कुछ खो जरूर दोगे। तो इसलिए अपने को वैसा प्रिपरेशन करना है जिससे आप एग्जाम रेडी हो सको। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ये इस टाइप का हमारा अप्रोच रहने वाला है, फोकस्ड अप्रोच। कॉन्सेप्ट के अंदर भी फोकस्ड, क्वेश्चन के अंदर भी फोकस्ड।
ठीक है, मार्क्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेप्ट समझते टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो मेरे साथ, जो मैं आपको भरपूर देने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको बस स्टेप्स रटवा दिए हैं, आपका मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट आपके रियल लाइफ में आपको फील करा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अगर सिर्फ आप स्टेप स्टेप याद कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, आपको लॉजिकली समझनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, लेकिन लॉजिक अगेन एग्जाम फोकस्ड वे में होगा। ठीक है, उतना ही लॉजिक बताया जाएगा आपको जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाओ, जिससे कोई भी नया एडजस्टमेंट आए, नया क्वेश्चन आए, तब उसको टैकल करने की पोजीशन में आ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं डेप्थ में घुसे जा रहा हूँ, घुसे जा रहा हूँ, घुसे जा रहा हूँ, वो हम लोग रेगुलर के अंदर करते हैं, यहाँ पे नहीं होगा वो। ठीक है, एग्जाम फोकस्ड, अगेन फोकस वे के अंदर। देन दूसरी चीज, क्वेश्चन कराते टाइम मेरा क्वेश्चन कराने का अप्रोच ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको सिर्फ स्टेप से बता दूं। क्वेश्चन कराते टाइम हम लोग साथ में सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये जो लैंग्वेज थी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे वो वाला ट्रीटमेंट करना चाहिए, सोचेंगे हम लोग साथ में, क्योंकि आपको सोचना सिखाना मेरा काम है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका जो नया एडजस्टमेंट आएगा, नया मॉडिफिकेशन होकर आएगा, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, एंड उसके लिए मुझे ट्रेन आपको यहीं से करके भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे तो मैंने आपको बस रटा दिया एंड आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में नया एडजस्टमेंट हैंडल कर लोगे। कैसे कर पाओगे यार, वो मुझे ही सिखाना पड़ेगा ना तुमको, तो मैं आपको सिखाऊंगा। हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच एकदम यूनिक है, कोई उस तरीके से नहीं कराता है, एंड आपको लॉजिकल रीजनिंग, नए क्वेश्चन हैंडल करने का तरीका इसी से सीखने में आता है। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होगी। तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको लॉजिक सोचने हैं, कॉन्सेप्ट्स के अंदर सोचना है, एंड क्वेश्चन के टाइम पे भी आपको सोचना है, एक्टिव रहना है। ठीक है, हमेशा आपको मेरे साथ में कॉन्सेप्ट नोट्स खुले रखना है, क्वेश्चन बैंक खुला रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर के लिए आपको क्वेश्चन बैंक नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नोट्स लगेंगे। तो अगर आपने अभी तक आपके पास नहीं आया तो आप पीडीएफ खोल सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास हमेशा रहना चाहिए। कैलकुलेटर कौन सा वाला रख सकते हो आप, मैं ये वाला रखता हूँ, आप ये वाला भी रख सकते हो, या फिर इसका एक छोटा भाई भी आता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा कि कौन सा वाला रख सकते हो। एक मॉडल नंबर आता है उसका यार, DJ12D करके आता है, पता नहीं MJ12D करके कुछ आता है, मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, छोटा वाला वर्जन आता है, ये दो ही कैलकुलेटर मैं प्रेफर करता हूँ बच्चे को हमेशा। ठीक है, तो ये वाला हमेशा अपने पास में रखना, एक कॉपी मतलब रजिस्टर एंड पेन हमेशा अपने पास में रखना, जिससे मैं आपको जब कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने बोलूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने बोलूँ, तो आपको मेरे साथ में वहीं पे सॉल्व करना है लिख के। ये आपको हमेशा खुला रखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिमाग खुला रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने उसके दरवाजे बंद कर दिए कि सर आप बोलो ना, मस्त बोल रहे हो सर, बोलते जाओ सर, मैं तो सुन रहा हूँ सर, मज़ा आ रहा है सर, मूवी नहीं आ जाइए, ये ना चैप्टर है। तो हमको ऐसे समझना है, आपको दिमाग खुला रखना है, सब्जेक्ट आपसे थोड़ा बहुत दिमाग का, जैसे जैसे कोई थ्रिलर मूवी होती है ना कि दिमाग लगाते हैं अपन, वैसे आपका सब्जेक्ट थ्रिलर है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट मूवी कि हाँ बस हंसी आ रही देख देख के, नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे वो एंटरटेनिंग होंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनको अपन एंटरटेनिंग एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट बहुत जैसे समझ में आ जाए। ठीक है, तो उतना पूरा एंगेज करके रखने का काम मेरा है। लेक्चर खत्म होते होते आपको बोरियत फील नहीं होगी, काम मेरा है, लेकिन दिमाग लगाना ना मत भूल जाना, उसके बीच में दिमाग तुम्हें लगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा आपको कोई भी और चीज़ मुझसे डिस्कस करनी हो तो आप मुझे मेरे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मुझे बताना इंपॉर्टेंट था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, काम पे जब लगने से पहले। ठीक है, और कोई चीज़ और क्या बताना है तुमको? बाकी हाँ, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेपर कैसा होता है, पेपर 6 के अंदर 50 मार्क्स में तुम्हारे किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो अपन टुवर्ड्स दी एंड रखते हैं, सेशन के एंड में डिस्कस कर लेंगे। अभी इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग वी शुड गेट गोइंग राइट। अभी अपन सब्जेक्ट समझना स्टार्ट करते हैं, बाकी कॉन्टेक्स्ट अपन ने ले लिया है, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे ना कि पेपर किस टाइप से आता है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि FM बेसिक्स, FM सब्जेक्ट होता क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं तुम्हारे, एंड माइंडसेट क्या मेंटेन करना है। देख राजा, तुम अगर कोई भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो, ठीक है, लेट्स से मेरा फेवरेट बिजनेस है पिज्जेरिया, रेस्टोरेंट बिजनेस। ठीक है, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर जो अपन पिज्जेरिया खोलते हैं, वुड फायर्ड पिज्जेरिया खोलने का है, तो सोचो अगर तुम्हें वुड फायर्ड पिज्जेरिया खोलने का है, लेट्स से मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें खोलना है राइट, तो खोलने का थॉट आने से लेके एक्चुअल में खोल लेने तक या फिर उसके बाद तक आपके कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, आपको वो सोचना है मेरे साथ कि सर मैं कौन कौन से स्टेप्स एग्जीक्यूट करूंगा बीच के अंदर, वो आपको मेरे साथ सोचना है। एंड उसके बाद में आप एक बार पॉज लो, 1 मिनट का, सोचो कौन कौन से स्टेप्स होंगे। करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप बस सोचो एक बार, आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन सोचना एक बार के लिए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। वो स्टेप्स आप सोचोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो भी स्टेप्स आप अप्लाई करने वाले हो, वो हर एक स्टेप के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट घुसा हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप ये करोगे कि भाई आप बोलोगे कि सर मेरे दिमाग में ख्याल तो आया रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन मैं ऐसे ख्याल आने के बाद ऐसा थोड़ी कि मैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट के अंदर पैसा लगा भी दूंगा, मुझे पहले इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा ना कि इतना पैसा अगर रेस्टोरेंट के अंदर लगेगा तो मुझे रेस्टोरेंट के अंदर लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यही पैसा
मैं किसी और बिजनेस के अंदर, लेट से चप्पल की दुकान, मैंने चप्पल की दुकान भी अगर खोल ली तो उस बिजनेस में शायद मैं ज्यादा पैसा रिटर्न में कमा सकता हूँ, रिटर्न कमा सकता हूँ मेरे पैसे के ऊपर, देन जो मैं रेस्टोरेंट से कमा सकता हूँ, राइट। तो आपको सोचना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली देखना चाहते हैं कि जो मेरा पैसा है उसका बेस्ट रिटर्न, रिटर्न यानी कमाई, प्रॉफिट, उसके बदले में एक बार के लिए प्रॉफिट समझो, रिटर्न अपन बाद में समझेंगे क्या होता है। उसके बदले जो बेस्ट रिटर्न मुझे मिलने वाला है वो क्या मुझे रेस्टोरेंट में ही मिलेगा कि कोई और कहीं और पे मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ उस पैसे को, वो आपको सोचना होगा, राइट। उसके बाद ही अपना बहुमूल्य पैसा आप इन्वेस्ट करोगे। इस चीज को अपन पढ़ते हैं किस सब्जेक्ट के अंदर, किस चैप्टर के अंदर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहां पे इन्वेस्ट होना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट, किस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। जैसे आप यहां पे दुविधा में फंस गए, इसमें लगाऊं कि उसमें लगाऊं, ठीक है, उसे अपन पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर, ठीक है। अब लेट्स से आपने इवैल्यूएट कर लिया कि चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रेस्टोरेंट ही खोल लेना चाहिए, बेस्ट रिटर्न यहीं से मिलने वाला है। अब सोच लेने से हो जाए तो बात ही क्या थी, ठीक है। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अच्छा मैंने सोच तो लिया है, लेकिन अब इसके अंदर, एक सेकंड, ठीक है, मैं क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, मैंने सोच तो लिया है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, पिज़्ज़ेरिया खोलना है, लेकिन अब इसके अंदर पैसा जो मुझे लगाने वाला है वो तो मुझे लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए का लगने वाला है अगर मुझे रेस्टोरेंट खोलना है तो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में खोलना चाहते हो, किस एरिया में खोलना चाहते हो, राइट। उतना पैसा कहाँ से आएगा, मेरी जेब में तो गिनती का 100 रुपए पड़ा हुआ है, उसमें से 50 रुपए की उधारी मेरे को दोस्त को लौटानी है, तो मैं कहां से लेके आऊं 1-2 करोड़ रुपए। आपको इस चीज के बारे में सोचना तो पड़ेगा ना, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो पैसा मेरे पास आएगा कहां से आएगा, सोर्सेस क्या होंगे उसको, उसके, जिसको हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां से आएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, यहां पे अपन पढ़ते हैं। अब अपने को डिसाइड करना होता है कि अच्छा मैंने सोर्सेस तो देख लिए, अब इनमें से किस में से कितना कितना पैसा मैं लेके आ सकता हूं। लेट्स से आपने सोचा कि 3-4 आपके पास सोर्सेज हो गए, ठीक है। आप पापा से पैसा ले सकते हो कि पापा पैसा दे दो ना, आप दोस्त से मांग सकते हो, अपने रईस दोस्त से मांग सकते हो, राइट। आप लोन बैंक के पास जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज पॉसिबल है, ठीक है। उनमें से किससे कितना कितना पैसा लेके आना है, ठीक है, वो आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि सारा पैसा मैं एक जगह से लेके आ जाऊंगा, आपको सोचना पड़ेगा ना कि क्या अलग अलग एक मिक्सचर पॉसिबल हो सकता है क्या, कि यहां से इतना लेके आ गया, यहां से इतना लेके आ गया, यहां से इतना लेके आ गया। इस मिक्सचर को कि कहां से कितना पैसा आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कि आपकी जो कैपिटल आएगी, जो पैसा आपके पास आएगा, कैपिटल आएगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कहां से कितना कितना पैसा आएगा, ठीक है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ में एक और चैप्टर जुड़ के आपका बनता है फाइनेंसिंग डिसीजन चैप्टर, जिसके अंदर आप बेसिकली इवैल्यूएशन करते हो कि किस किस सोर्स से कितना कितना पैसा लेके आना है, ठीक है। देखो हमने सोच तो लिया कि ये सोर्सेस अवेलेबल हैं, अब इवैल्यूएट कैसे करूं मैं कि कहां से कितना पैसा आएगा, मिक्सचर कैसा होगा, क्या आधा पैसा मेरे पास पापा से लेके आऊंगा, या आधा पैसा लोन लेके आऊंगा, या आधा पैसा दोस्त से उधार लेके आऊं, दूसरा आधा पैसा मैं बैंक से उधार लेके आऊं। आपको सोचना है, अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कौन सा चूज करना है, कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा, उसको आप पढ़ते हो फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर आ जाते हैं। एक तो आपका लेवरेज आ जाता है, एक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब लेवरेज भी एक तरीके से समझो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आपकी हेल्प करता है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो आपको बताता है कि आप जिस जिस सोर्स से पैसा लेके आ रहे हो वहां पे रिस्क कितनी कितनी हो सकती है, वो आपको वो बताता है। एक बार के लिए ब्रॉडली तो समझ लो, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में अपन अभी नहीं जाना चाहते, लेकिन अपने बस समझना चाहते हैं कि चैप्टर्स क्या क्या है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि मिक्सचर कौन सा बेस्ट होगा, एंड लेवरेज के अंदर आप देखोगे कि कहां से कितनी रिस्क हो सकती है। इन दोनों को मिला के बनता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। इसके साथ में आपके लिए एक चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैं इवैल्यूएशन करूंगा मुझे कहां से कितना पैसा लेके आना है, उसके लिए मुझे ये समझना भी जरूरी है कि किस सोर्स से पैसा लेके आने पे मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। देखो हर सोर्स से पैसा लेके आने की कुछ ना कुछ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप बैंक से उधार लेके आओगे तो आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप प्रेफरेंस शेयर से लेके आओगे तो आपको उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, अगर आप इक्विटी शेयर से लेके आओगे तो आपको इक्विटी डिविडेंड देना पड़ता है। ब्रॉड जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो 3 होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड आपका डेट। ब्रॉड हम ये 3 बोलते हैं, उन 3 के अंदर और भी सब क्लासिफिकेशन आ जाता है जो हमारा इसके अंदर आप पढ़ने वाले हो, लेकिन ब्रॉडली आप 3 पढ़ोगे, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड आपका डेट, ठीक है। अब इन तीनों सोर्सेज से कुछ ना कुछ कॉस्ट है, राइट, एंड आपको उसकी कॉस्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि किस सोर्स से मेरी कितनी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। एंड कॉस्ट एस्टिमेट करना इतना ईजी नहीं होता, आपको अभी शायद मतलब इतना इतना सिंपल नहीं होता कि सर इंटरेस्ट ले लिया अपन ने, उसके अंदर और भी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं जो आप पढ़ते हो किस चैप्टर के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर।
आप वहां पे निकालते हो कि किस सोर्स से कितनी कितनी मुझे कॉस्ट पड़ने वाली है, एंड ऑन दैट बेसिस आप डिसाइड करोगे कि अच्छा इस सोर्स की कॉस्ट मुझे कम पड़ रही है, ये सोर्स मुझे सस्ता पड़ रहा है। उस बेस पे आप डिसीजन लोगे कि अच्छा ये वाला सोर्स मेरे लिए बेटर हो सकता है। तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना जरूरी है। अब कुछ कुछ सोर्स होते हैं जिनकी कॉस्ट हिडन होती है, ठीक है। जैसे पापा से अगर आप पैसा लेके आओगे, पापा तुमसे कोई पैसा रिटर्न में तो मांग नहीं रहे, कोई तुमसे कॉस्ट तो ले नहीं रहे, लेकिन जो रोज रोज वो तुमसे पूछेंगे बेटा आज कैसा धंधा हुआ, आज कैसे लड़के तो नहीं आया, आज क्या हुआ दुकान में, ऐसे रोज जो पूछेंगे, उसकी वो तो एक वो कॉस्ट है ना कि वो अपने को रोज रोज उनको आंसर करना पड़ेगा। वो भी तो एक तरीके से, एक सोचो आपने उनसे पैसा लिया है तो आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से हिडन कॉस्ट हो जाती है, डायरेक्टली कुछ नहीं मांग रहे वो, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फेस करनी पड़ती है यहाँ पे एक चीज़, ठीक है। चलो मजाक था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस टाइप से फेस करनी, ये अपन नहीं पढ़ने वाले ना, ये नहीं आएगा चैप्टर के अंदर कि अच्छा जब पापा से पैसे लिए तो पापा जो अपन से पूछ रहे हैं कि कैसा वो बिजनेस, वो अपने चैप्टर के अंदर पार्ट नहीं है भाई, ये कहीं नहीं पढ़ोगे तुम, ये से एक्स्ट्रा बता दिया मैंने बस, ठीक है। चलो उसके बाद में आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि मुझे पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि अच्छा अब मुझे रेस्टोरेंट खोलने की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको रेस्टोरेंट खोलना स्टार्ट करना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको लैंड प्लान करनी पड़ेगी कि अच्छा मैं कहाँ पे रेस्टोरेंट खोलूंगा, ठीक है। मेरी दुकान का, मेरे जो रेस्टोरेंट का स्ट्रक्चर होगा, इंटीरियर होगा, वो कैसा दिखेगा, कहाँ पे ओवन लगेगा, कहाँ पे टेबलें लगेंगी, टेबलें चेयर आपको लेनी पड़ेगी, राइट। आपको मार्केटिंग, आपको अपने डिजाइनर्स हायर करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, राइट, जिनको आप पढ़ते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नहीं, ये आप रियल लाइफ में पढ़ोगे, ये आपको जाके आगे 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 जब जाओगे तब आपको पढ़ने वाला है, ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आने वाले। आई नो तुम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट आ गए होगे, सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं नहीं ये नहीं है, ये सब चीज़ें बाहर पढ़ोगे तुम, ठीक है। इसके बाद जब तुमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, तब आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि चलो मैं रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ अभी, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के बाद पिज़्ज़ा बिकेगा कैसे, मेरा कस्टमर को मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं पिज़्ज़ा बेचता हूँ और बहुत अच्छा बेचता हूँ, कैसे पहुंचूं मैं कस्टमर तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आपको जोमेटो पे लिस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको मेन्यू वगैरह में प्राइसिंग कौन किस किस आइटम की प्राइसिंग कितनी होगी वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, ये आप पढ़ते हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड इसके साथ में आपको कॉस्टिंग में भी चीज़ें कवर हो जाती है, क्योंकि प्राइस डिसाइड करने से पहले कॉस्ट पता होना जरूरी है। एंड कॉस्ट पढ़ते हैं अपन किसके अंदर, कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए अलग सब्जेक्ट है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूटी में था तो मिस थोड़ी कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। चलो अब यहां तक आपने सारी चीजें कर ली, अब आप रेस्टोरेंट खोलने की तरफ आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। 2 दिन में आपका रेस्टोरेंट खुलने वाला है, एकदम से आपको चमका कि हाँ मेरा रेस्टोरेंट खुलने वाला है, रेस्टोरेंट खुलेगा, लोग आएंगे लोग आएंगे। आपने देखा सपना, अच्छा लोग बहुत सारे आ गए, उन्होंने बोला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, मैंने ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन बनाने गया तो पिज़्ज़ा बना ही नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आटा ही नहीं है, आटा ही नहीं है, चीज़ ही नहीं है, प्याज ही नहीं है, टॉपिंग्स ही नहीं है, ये तो मैं खरीदना ही भूल गया था। राजा कमाई तब होगी जब उनको पिज़्ज़ा बिकेगा, पिज़्ज़ा बिकने के लिए पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा, इन बनाने के लिए क्या लगता है, स्टॉक, स्टॉक लगता है। स्टॉक किसका, चीज़ का, आटे का, आपके सॉसेस का, टॉपिंग्स का। और भी जो फूडी लवर्स हैं वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर से, ये चीज़ भी लगती है, आप भूल गए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको लगेंगी, वो सारी भी तो खरीदनी थी ना, वो खरीदे बगैर आपका रेस्टोरेंट नहीं खुल सकता, आपका रेस्टोरेंट नहीं चल सकता, आपको उनको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये जो हमारी चीज़ें थी, स्टॉक वगैरह जो हमको खरीदना था, स्टॉक को हम बोलते हैं, स्टॉक हमारे करंट एसेट का पार्ट होता है, ठीक है। एंड आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि स्टॉक जो हमारा है एंड जो हमारा करंट एसेट्स होते हैं वो हम वर्किंग कैपिटल के अंदर जोड़ते हैं। वर्किंग कैपिटल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ब्रॉडली कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, ठीक है। एंड करंट एसेट्स के अंदर ही आपका स्टॉक भी आता है, तो आपका स्टॉक जो है वो एक वर्किंग कैपिटल का पार्ट बन जाता है डायरेक्टली, ठीक है। आपको स्टॉक के अंदर पैसा लगाना था एंड आप लगा ही नहीं, तो आपका रेस्टोरेंट ऑपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको सपना आ गया तो अच्छा हुआ कि सपना आ गया कि पिज़्ज़ा बिकेगा कैसे, तो आपको पहले समझ में आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि अब मैं क्या करूं, रेस्टोरेंट 2 दिन में खुलने वाला है, आपको प्लानिंग करनी है, क्या मैं 5 दिन का स्टॉक लेके आऊं, या मैं 1 दिन का स्टॉक लेके आऊं, या मैं 10 दिन का स्टॉक लेके आऊं, या मैं 15 दिन का स्टॉक लेके आऊं। एंड वो सोचने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मेरा 1 दिन में कितना पिज़्ज़ा बिकेगा, 5 दिन में कितना पिज़्ज़ा बिकेगा, ठीक है। इतना पिज़्ज़ा मेरा 5 दिन में बिक जाएगा, एंड इतने पिज़्ज़ा के अंदर इतना आटा लगेगा, इतना चीज़ लगेगा, इतना प्याज लगेगा, तो ये सारा मैं खरीद के लेके आ जाता हूँ। आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। जिसके अंदर आप सोचते हो कि कितने दिन का लेके आना है मुझे स्टॉक, ठीक है। एंड हर दिन में कितनी कितनी मेरी सेल होगी, तो मुझे 5 दिन के अंदर इतना स्टॉक लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको डेली बेसिस बिजनेस चलाने के अंदर बहुत हेल्प करता है,
अभी तक हम खोलने की बात कर रहे थे, अभी अपन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि आपको वर्किंग कैपिटल लेके आनी पड़ेगी ताकि आप डेली बेसिस बिजनेस को अच्छे से चला सको। ठीक है, अब आपने रेस्टोरेंट खोलना स्टार्ट कर, आपका रेस्टोरेंट खुल चुका है, आपका पिज्जा बिक भी रहा है। 6 महीने बाद में आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, 6 महीने तक आप जानना चाहते हो जो आपने पैसा लगाया था क्या वो सही से यूटिलाइज हो रहा है, क्या आपका रेस्टोरेंट आपको अच्छे से रिटर्न ला के दे रहा है, क्या आपकी कमाई अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, क्या अचीव किया, क्या उखाड़ा आपने अभी तक 6 महीने के अंदर। ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। इस एनालिसिस को करने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो रेशियो एनालिसिस। आप अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करते हो ये चेक करने के लिए कि आपका रेस्टोरेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका पिज्ज़ेरिया अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, आप रेशियोज के अंदर ये अलग अलग रेशियोज पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसको अपन बोले रेशियो एनालिसिस, जो क्या करेगा, आपको परफॉर्मेंस असेसमेंट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब लेट्स से 1 साल और खत्म हो गया आपका, 1 साल खत्म हो चुका है पूरा पूरा रेस्टोरेंट को खुले हुए। अब इस 1 साल के अंदर आपने कुछ प्रॉफिट्स कमाए, आपका पहले साल में बहुत अच्छी कमाई होगी, प्रॉफिट्स हो गए आपके पास में। अब आप क्या करना चाहते हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो कि इस प्रॉफिट का मैं क्या करूं। मेरे पास में सडनली इतना सारा पैसा आ गया है, 5 लाख रुपए आ चुका है, मैं इस पैसे का क्या करूं। क्या इस पैसे से मैंने अगर मेरे पापा से पैसा लिया था तो क्या मैं वो पापा को पैसा लौटा दूं, या मैं इसी पैसे को यूज करके अपने रेस्टोरेंट के अंदर 5 नई चेयर लगा दूं, 5 नई टेबलें लगा दूं। क्या करूं मैं इस पैसे का, आपको डिसीजन लेना होगा। वरना तुम क्या कर सकते हो 5 लाख का, सर पार्टी करेंगे, नहीं 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 नहीं, वो ऑप्शन नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या तो तुम लौटा सकते हो या तो तुम इसको रेस्टोरेंट के अंदर वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। 5 लाख की पार्टी क्या करोगे तुम। ठीक है, रेस्टोरेंट खोला है, कुछ तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना अपने को। ठीक है, तो अब उसका क्या करना है अपने को, प्रॉफिट का आपको सोचना पड़ेगा, क्या पापा को लौटाना है या मुझे रेस्टोरेंट के अंदर नई टेबलें लगानी है। आपको उसके बीच में वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि राजा देख, अगर आपने पापा को पैसा लौटा दिया तो पैसा पापा के पास में चला गया, लेकिन अगर आपने वही पैसे को बिजनेस के अंदर लगा दिया, वापस से आपने उसके अंदर उसी पैसे को यूज करके आपने 5 नई टेबलें ले ली, चेयर ले ली, तो आप सोचो एक टेबल के ऊपर, एक चेयर के ऊपर, एक चेयर के ऊपर एक दिन के अंदर 3 से 4 कस्टमर बैठते हैं। मतलब एक साथ नहीं, सोचो एक चेयर है, एक चेयर के ऊपर एक कस्टमर आया, 2 घंटे बैठ के चला गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कस्टमर आया उसी चेयर के ऊपर, 2 घंटे बैठ के फिर चला गया। तो इसी ऐसे करते करते एक चेयर के ऊपर दिन में 4 कस्टमर तो बैठेंगे ही ना। ठीक है, और तुम लगाने वाले हो 5 एक्स्ट्रा चेयर है, तो 5 × 4 20 एक्स्ट्रा कस्टमर आप दिन के अंदर बिठा सकते हो अगर आपने 5 चेयर लगा दी तो दिन के आप एक्स्ट्रा 20 कस्टमर बिठा सकते हो अगर आपने 5 चेयर में पैसा लगा दिया तो। ये सिर्फ दिन की बात कर रहा हूँ, सोचो साल में कितने के बिठाओगे आप। लेट से आपका रेस्टोरेंट 300 दिन खुला रहता है, तो 20 × 300 कितनी कमाई होगी आपके पास एक्स्ट्रा। अब सोचो चेयर जो आपने लगाई है वो 1 साल की लाइफ नहीं है उसकी, उसकी लाइफ तो 4 साल की है, 4 साल तक चेयर सस्टेन रहेगी। तो सोचो 1 साल में इतने कस्टमर्स एक्स्ट्रा बैठाओगे 4-5 चेयरों के ऊपर, तो 4 साल में कितने कस्टमर एक्स्ट्रा बैठाओगे तुम। तो तुम सोच रहे हो एक बार जो पापा को पैसा नहीं लौटाया एंड उसको बिजनेस में वापस से लगा दिया तुमने, तो उससे तुम 4 साल तक एक्स्ट्रा कमाओगे। यही जो चीज है कि लौटाना है पैसा या बिजनेस के अंदर फिर से लगा देना है, री इन्वेस्ट कर देना है, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजंस के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रॉड एग्जांपल दिया, एग्जैक्ट डिविडेंड डिसीजन का मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड डिसीजन की पूरी फीलिंग मैंने आपको समझा दी। तो आप ये मतलब सर इस पर डिविडेंड कहां से आया, आ गया। मैं आपको चैप्टर जब आएगा डिविडेंड डिसीजन तब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा ये चीज, लेकिन इसमें आ चुका है। पैसा लौटाना है वापस से स्टेक होल्डर्स को कि री इन्वेस्ट करना है, दैट इज डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, एंड दैट्स योर एंटायर सिलेबस ऑफ सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक चैप्टर जो अपन ने बोला वही आपके सिलेबस का पार्ट है। क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपका हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके हो गए, लेवरेज हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, देन आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देन रेशियो एनालिसिस, देन डिविडेंड डिसीजंस। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस हो जाता है। एक चैप्टर का मैं नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया, जब आप स्टडी मैट खोलोगे तो आपको नाम मिलेगा उस चैप्टर का, विच इज कॉल्ड एज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, वो एक थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, एंड जो तुम मेरे साथ अभी डिस्कस कर रहे हो मैं उसी के अंदर तुम्हारा वो चैप्टर कवर कराता चल रहा हूं। तो उसका अलग से चैप्टर नहीं है, जो एफएम बेसिक्स का हम लोग पढ़ रहे हैं यही स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो तुम्हारे सारे चैप्टर्स इस तरीके से कवर हो जाएंगे। तुम्हारे सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल हैं, सिर्फ 2 चैप्टर थ्योरी हैं। एक तुम्हारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्योरी है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ थ्योरी रटनी है, वो लिख के आनी है, उसके मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल है। एंड दूसरा मुझे तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर अपन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं, आईसीएस स्टडी मैट का जो नाम है। ठीक है, मैं उसको एफएम बेसिक्स बोलना प्रेफर करता हूँ, लेकिन ऐसे स्टडी मैट के अंदर उसका नाम स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब जो उसमें लिखा हुआ मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। ये भी एक चैप्टर थ्योरी चैप्टर है।
इसके मार्क्स हैं। तो मैंने तो आपको कहा था कि आज अपन डायरेक्टली चैप्टर पे जंप नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पहले बेसिक समझाऊंगा। लेकिन ये भी एक चैप्टर ही है, ऐसे कि स्टडी मैट के नाम से ये भी एक चैप्टर है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर नहीं है। न्यूमेरिकल आपके कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का पूरा सिलेबस हो जाता है। अब अगर आप समझ गए हो कि चैप्टर से सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। देखो राजा, फाइनेंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ जो फाइनेंस को एक प्रॉपर डेफिनेशन दे पाया। सब लोग अलग अलग डेफिनेशन देके गए हैं, अलग अलग सेंस में फाइनेंस को समझते हैं। कोई फाइनेंस को पैसे से समझता है, कोई फाइनेंस को कैपिटल से समझता है, कोई फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट से समझता है। हर एक चीज जो आपके दिमाग में आती है फाइनेंस सुन के, वो सब फाइनेंस है। तुम्हारी दिमाग में जो भी वर्ड, जो भी चीजें आ रही है, वो सब फाइनेंस है, उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो दिमाग में अगर तुम्हारा आ रहा हो ये भी फाइनेंस ही है, ये जो तुम कर रहे होगे ना ये भी फाइनेंस ही है, ठीक है सर। ये तो कोरियन का वो हो गया, बीटीएस का, नहीं नहीं नहीं, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनेंस का, ये तुम्हारा पैसा, मनी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, सब तुम्हारा फाइनेंस होता है। मैनेजमेंट तुमको पता ही है मैनेजमेंट क्या होता है, पढ़ा है तुमने 11th के अंदर, वही सर आर्ट ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो सब तो तुमने पढ़ा होगा ना। हाँ, वही मैनेजमेंट होता है, वही सब मैनेजमेंट होता है। तो मतलब जब तुम वो सारी चीज़ें पैसे के लिए करने लग जाते हो, फाइनेंस के लिए करने लग जाते हो, कि प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग वगैरह जो भी सब था, वो तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाता है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है सिर्फ तुम्हारे खुराफाती दिमाग के लिए बताइए, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है कि डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए बस बताया मैंने ये चीज़, ठीक है। समझ में आ गया आपको चीज़। चलो बस इसके ऊपर डिस्कशन था, ये रेलिवेंट नहीं थी डेफिनेशन, बस इसमें खत्म कर दे अपन इसको, ठीक है। अब आपको समझना है मेरे साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके थ्योरी के मार्क्स के अंदर आता है। हर अटेम्प्ट के अंदर आपका थ्योरी के अंदर, मतलब अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स के अंदर 2-3 अटेम्प्ट के अंदर एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। थ्योरी क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का आता है। मैंने आपको जो भी चैप्टर्स बताए, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई कि इस चैप्टर में आप क्या क्या करते हो, तो आपने अगर डीपली, अगर आप एक सोचोगे, अगर आप डीपली चीज सोचोगे, तो आपको समझेगा कि एट द एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन ले रहे होते हो किसी ना किसी एक चीज का। आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उसका डिसीजन लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने सोचा कि पैसा कहाँ से रेस करना है उसका डिसीजन लिया आपने, जिसके लिए आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा। लेकिन एट द एंड आप कर तो डिसीजन ले रहे हो ना। इन सबका काम क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में हेल्प करना कि पैसा आएगा कहां से, फाइनेंसिंग कहां से होगी, ठीक है। देन ये तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह का पार्ट था। वर्किंग कैपिटल मैनेज के अंदर भी आप एक तरीके से डिसीजन ले रहे हो कि कितने दिन का लेके आऊं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के अंदर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है। इसको छोड़ के, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब चैप्टर्स के अंदर आप डिसीजन ले रहे हो कुछ ना कुछ। यहाँ पे आपने डिसीजन लिया। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पे हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोच रहे हैं, हम यहाँ पे बस हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अच्छा मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। ये एनालिसिस जो आप यहां पे करोगे ये आपको आगे डिसीजन लेने में जरूर हेल्प करने वाला है, लेकिन वो डिसीजन रेशियो एनालिसिस के अंदर नहीं होगा। आप हो सकता है रेशियोस निकालने के बाद में आगे जो आपका दूसरे डिसीजन होंगे वो आपके इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लेकिन रेशियो एनालिसिस खुद से एक डिसीजन नहीं कर रहा है आपका, वो सिर्फ एनालिसिस करके दे रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है, बस वो चीज है, ठीक है। इट्स लाइक योर रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड आपके पास आई, रिपोर्ट कार्ड के अंदर डिसीजन थोड़ी लिखा हुआ है कि आगे कैसे सुधारना है अपने को। रिपोर्ट कार्ड में बस मार्क्स लिखे हुए हैं। अब सुधारने का डिसीजन तो तुम लोग लोगे उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस के ऊपर, वो तुम आगे करोगे, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस वो नहीं है, इससे रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो बाकी तुम्हारा पूरा सिलेबस जो इसके अंदर डिसीजन 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 ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट द वेरी हार्ट इज अ डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट, आपको डिसीजन लेना सिखाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम इस कोर्स को लेने का, बाय करने का सोच रहे हो, देन ऑब्वियसली तुम डिसीजन लेने में बहुत अच्छे हो, तो तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे सीख लोगे, ठीक है। इस बात का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पे, ठीक है। चलो अब जो तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं, जो मैंने आपको बताया जितने भी डिसीजंस, उनको अपन एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। अब ऐसे ही क्या करता है, इनको एक अलग अलग नजरिए से पूछता है तुमसे। जैसे तुमसे पूछेगा कि मुझे बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर किस किस टाइप के डिसीजंस होते हैं, तो यहां पे आपका आंसर होता है कि सर 2 टाइप के डिसीजंस होते हैं। सबसे पहला उसके अंदर होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस, एंड दूसरा उसके अंदर होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस के अंदर आपके 3 डिसीजन आ जाते हैं सर। सबसे पहला सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, कि पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आ जाते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या है कि आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा आपका डिसीजंस लॉन्ग टर्म आपका डिविडेंड डिसीजंस आ जाते हैं।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है कि मेरे अंदर लॉन्ग टर्म डिसीजंस आप पढ़ने वाले हो। कौन कौन से लॉन्ग टर्म डिसीजंस? ये 3 लॉन्ग टर्म: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये डिसीजंस के टाइप है, ठीक है। अब इन डिसीजंस को कवर करने के लिए आपके चैप्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक डायरेक्ट चैप्टर का नाम है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ही एक चैप्टर का नाम है। फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर आपके ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ जाता है आपका, लेवरेज आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। ये चारों फाइनेंसिंग डिसीजंस का पार्ट है, फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन डिविडेंड डिसीजंस भी एक डायरेक्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है। समझ गया आपको? लॉन्ग टर्म डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये ऐसे होते हैं। देन शॉर्ट टर्म डिसीजंस कौन से होते हैं? अगेन स्टॉक कितने दिन का लेके आना, वो शॉर्ट टर्म था, तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका शॉर्ट टर्म डिसीजंस के अंदर आ जाता है, जो भी एक डायरेक्ट चैप्टर का नाम है। तो ये पहला बेसिस हो गया। ऐसे ही इस टाइप से पूछता है कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से डिसीजंस होते हैं बताओ, तो आप इस टाइप से बताओगे, ठीक है वही चीजें जो मैंने पढ़ी, बस अभी अपन ने उसको डिसीजंस के टाइप पे डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं। अब एक दूसरा नजरिया होता है, दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछता है आपको ऐसे ही कि अच्छा मुझे बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन सी 2 एक्टिविटीज आप करते हो हमेशा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर अपने को सम अप करना हो तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट 2 एक्टिविटीज। 2 एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटीज क्या है कि पैसा लेके कहां से आना है, पैसा लेके कहां से आना है, एंड पैसा लगाना कहां पे है, पैसा खर्च कहां पे करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके बारे में बात करता है, 2 चीजों के बारे में बात करता है। तो पैसा लाना कहां से है, लगाना कहां पे। लाने का मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कहां से पैसा प्रोक्योर करूं। लगाना कहां पे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो पैसा प्रोक्योर कहां से करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे करना है, ये 2 चीजों के बारे में बात करता है। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, अब अगेन ये एक नजरिया है देखने का कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दो एक्टिविटीज के बारे में काम पढ़ते हैं। चैप्टर्स वही रहने वाले, चैप्टर्स वही रहने वाले, ठीक है। बस कैटेगरीज ये हो जाएंगी, एक तो ये प्रोक्योरमेंट एंड एक यूटिलाइजेशन। अब मुझे बताओ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के अंदर तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे। प्रोक्योरमेंट यानी पैसा लेके कहां से आना है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे फाइनेंसिंग वाले चैप्टर्स थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे ना तुम्हारे। तो इसके अंदर तुम्हारे सारे फाइनेंसिंग डिसीजन वाले चैप्टर्स आ जाएंगे। साथ में जो डिविडेंड डिसीजंस वाला चैप्टर है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। सर डिविडेंड डिसीजंस वाला चैप्टर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के अंदर कैसे आया? पढ़ेंगे, जब डिविडेंड डिसीजंस आ जाएगा ना तब अपन पढ़ेंगे। एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये चीज कि डिविडेंड डिसीजन से आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कैसे हो रहा है वो आप वहां जाके पढ़ोगे, ठीक है। देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के अंदर पैसा यूज कहां पे करना है। तो अगेन यहां पे आपके 2 सब क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। पहला हो गया लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन, दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन। अब लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन मतलब कि पैसा लॉन्ग टर्म तक कहां लगाना है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म डिसीजन आपने कौन सा लिया था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई रेस्टोरेंट के अंदर पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है? सारी चीजों पर हम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो अपन ने ऊपर डिसीजन जितने भी चीजें देखी थी अपन ने, पैसा कहां से लेके आना है, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारा इसलिए अपन ने किया था क्योंकि अपन ने डिसीजन सबसे पहले ले लिया कि मुझे रेस्टोरेंट के अंदर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर वो ही नहीं होता तो ये सब तुम थोड़ी कर रहे होते। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन दूसरा आपका आ गया शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन, तो आप समझ चुके हो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि वर्किंग कैपिटल के अंदर आप पैसे को शॉर्ट टर्म में कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपने सोचा था कि पैसे को यहां पे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इन्वेस्टमेंट रेस्टोरेंट में लगाऊं नहीं लगाऊं। देन शॉर्ट टर्म में आपने क्या किया था, अरे 5 दिन का स्टॉक लेके आऊंगा, 10 दिन का स्टॉक लेके आऊं, तो वो शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन तो हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ये 2 अपन ने 3 अलग अलग नजरिए से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा। पहले अपन ने क्या किया, अपन ने देखा कि अच्छा बिजनेस जब खुलता है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं एंड उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां कहां पे आता है, ठीक है। वो पहला पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव अपन ने देखा टाइप्स ऑफ डिसीजन के बेसिस के ऊपर, कि टाइप्स ऑफ डिसीजन कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपने फंडामेंटल 2 होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन आ गया, शॉर्ट टर्म के अंदर आपका आ गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देन आपका दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इट इज अबाउट 2 थिंग्स, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट के अंदर सारा फाइनेंसिंग वाला आ गया, डिविडेंड वाला आ गया, एंड यूटिलाइजेशन के अंदर आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों आ गए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के अंदर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग नजरिया है, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है आपका थ्योरी क्वेश्चन, कि थ्योरी क्वेश्चन जिस टाइप से आएगा, डिसीजन पूछेगा तो डिसीजन वाला बता देना, एंड अगर ये पूछता है तो ये वाला बता देना कि कौन सी 2 एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। चलो अब आपको यहां तक समझ में आ चुका है। अब बेसिकली हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जैसे आप ऑडिट पढ़ते हो, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एट दी एंड मुझे एक ओपिनियन देना है ना, मुझे एक ओपिनियन देना है। ऑडिट आपको एक ओपिनियन देने में हेल्प करता है, ठीक है। वो बात और है कि हम लोग बिना ऑडिट पढ़े बहुत सी चीजों को ओपिनियन बना लेते हैं अपने, लेकिन ऑडिट आपको हेल्प करता है ओपिनियन देने में, राइट। कैसे ओपिनियन देना है वो अपने को सिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग
एट दी एंड दिखाना चाहता है कि जो भी एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है बिजनेस का, वो मेरी बुक्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव वो है। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा जो आप अचीव करना चाहते हो सब्जेक्ट को पढ़ के। ठीक है, अब आपको जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको पोक करूँ ना, तो आपको हमेशा सोचना है कि आप कंपनी के मालिक हो, यानी आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो। कंपनी के बारे में सोचो, दुकानदारी के बारे में मत सोचना प्लीज। अपन रेस्टोरेंट की बात करी ना, वो अपन ने वहां तक सीमित रखते हैं। अपन बात करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बड़ी कंपनी है, समझ लो तुम मोटा भाई की जगह पे हो। ठीक है, रिलायंस के मालिक हो तुम। ठीक है, अपने मुकेश भाई, ठीक है, आप उनकी जगह पे हो, समझ लो आप मालिक हो रिलायंस के। आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा। ठीक है, बार बार तुम अपने आप को मुकेश अंबानी सोच सकते हो, फिर थोड़ी देर बाद में आपस से बुरा फील कर सकते हो कि मैं तो नहीं हूं मुकेश अंबानी। लेकिन सोचना थोड़ी देर के लिए, जब जब मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के टाइम में ये सोचना है कि अच्छा मैं मुकेश अंबानी हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर मुकेश अंबानी हो, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लिंक्ड विद बिजनेस। जो बिजनेस का मालिक है, कंपनी का मालिक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में दो चीजें आई होंगी, एक ही आई होगी मेरे हिसाब से अभी तक तो, कि सर प्रॉफिट। मैं अगर मुकेश अंबानी हूं तो मेरे लिए मैटर क्या करता है? प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट चाहिए बिजनेस के अंदर, है ना? आपको दिमाग में वो आया होगा। लेकिन अब आपको अपनी दिमाग की सोच, अपने थॉट प्रोसेस प्रॉफिट से बाहर निकालना पड़ेगा। इन लोगों के लिए प्रॉफिट इतना मैटर नहीं करता जितना इनके लिए इनकी वेल्थ मैटर करती है। अगर आप देखोगे जो भी टॉप 10 इंडियंस की, टॉप 10 रिचेस्ट इंडियंस की, टॉप 10 रिचेस्ट ग्लोबल इंडिविजुअल्स की जो लिस्ट निकलती है, फॉर्ब्स निकालता है जो, वो कभी भी प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं होती। वो हमेशा नेटवर्थ के बेसिस पे होती है, वेल्थ के बेसिस के ऊपर होती है। यानी उनके जितने भी असेट्स उनके पास है, उनकी उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, अभी आज की तारीख में उनकी वैल्यू कितनी चल रही है, उन्हें उससे मतलब होता है कि अरे अच्छा मेरे पास अगर मेरे रिलायंस के शेयर्स हैं, मेरे पास रिलायंस के इतने सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी है आज, मुझे उससे मतलब है। उन्हें अपनी नेटवर्थ से मतलब होता है। तो जो उनके शेयर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स उनके पास है, उन्हें उनसे उसके प्रॉफिट से ज्यादा मतलब है कि इन शेयर्स की प्राइस मार्केट में कितनी चल रही है। क्योंकि अगर तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स हैं, जब तुम शेयर होल्डर बनोगे, तो तुम्हारे भी सबसे ज्यादा मतलब कंपनी के प्रॉफिट से नहीं होगा, तुम्हें मतलब होगा कि शेयर की प्राइस कितनी है। क्योंकि जब आप शेयर बेचोगे तो आप उसी प्राइस के ऊपर बेच के बाहर आप पैसा निकाल के लेके आने वाले हो। तो हमें मतलब प्रॉफिट से नहीं होता, हमें उसकी शेयर प्राइस से होता है। हमेशा एक शेयर होल्डर को मतलब शेयर की प्राइस से होता है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट से। ठीक है, बताए क्यों? बताए क्यों? एंड जो शेयर की प्राइस है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है देन प्रॉफिट्स। क्योंकि प्रॉफिट क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है। प्रॉफिट आपको बताता है कि अच्छा इस साल कंपनी ने कितना कमाया, बहुत शॉर्ट टर्म चीज है जो कि, लेकिन आपकी जो शेयर की प्राइस होती है ना, वो बहुत कुछ दिखाती है। वो सिर्फ इस बार का प्रॉफिट नहीं दिखाती, वो ये भी दिखाती है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लॉस मेकिंग कंपनीज का आईपीओ आता है, आपने देखा रहेगा न्यूज के अंदर कि बहुत से लॉस मेकिंग कंपनीज अपने शेयर इशू करती है, फिर भी उनके शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट को सिर्फ इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितना कमाते हो, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं अभी। मार्केट को इसी से फर्क पड़ता है, शेयर होल्डर्स को, कि आप फ्यूचर के अंदर कितना कमा सकते हो, आपका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है। आप सोचो, जब जोमेटो और जियो स्टार्ट करे थे तो वो फ्री के डिस्काउंट बांटते थे। जियो ने फ्री में सिम बांटी है यार, फ्री का इंटरनेट बांटा है। जोमेटो ने कितने डिस्काउंट दिए हैं, अभी निकाल के दिखा दो उन लोगों से, तुम डिस्काउंट मान जाऊं मैं तुमको। पता नहीं क्या क्या ऑफर निकालते थे, टेस्टी, फर्स्ट टाइम बाइट, पता नहीं क्या क्या निकालते थे वो, 120 अप टू 120 ऑफ, 160 ऑफ। मतलब तुमने कंप्लेन कर दी कि सर ये तो बर्गर खुला हुआ है, डिस्काउंट पूरा रिफंड दे देंगे आपको, अभी निकलवा के दिखाओ, तुम उनसे रिफंड में मान जाऊं तुमको। सब फ्री में बांटा है। ताकि क्यों किया उन्होंने ऐसा? ताकि कस्टमर को आदत लगाए। क्यों? हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स भले से नहीं होंगे, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हम लॉन्ग टर्म में बहुत कमाएंगे। तो उससे होता क्या, क्योंकि कंपनी का एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि लोगों को कंपनी के शेयर की तरफ नजर जाती है। कंपनी के शेयर की तरफ जब नजर जाती है तो शेयर के प्राइस बढ़ने लगता है शेयर्स की। तो फिर आप अगर शेयर होल्डर हो कंपनी के, तो आपकी वेल्थ बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। तो क्योंकि जब आपके शेयर की वेल्थ होती है, एक बहुत होलिस्टिक इंडिकेटर होता है, वो कंपनी के अभी के प्रॉफिट्स प्लस फ्यूचर पोटेंशियल सब कुछ साथ में लेके बताता है। इसलिए सबको मतलब होता है उनके शेयर प्राइस से। ठीक है, तो इसलिए आपका फोकस कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर सिर्फ नहीं रहने वाला है, आपका फोकस रहेगा वेल्थ के ऊपर, कि शेयर की प्राइस कितनी चल रही है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अब समझो कि आपके दो ऑब्जेक्टिव हो गए। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, उनकी वेल्थ यानी उनकी शेयर की प्राइस मैक्सिमाइज करनी है। ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसको हम समझेंगे कैसे? 3 गोल्डन वर्ड्स से।
3 गोल्डन वर्ड्स वो वाले नहीं जो तुम सुनने को बेकरार हो, ये वो वर्ड्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। कौन से? इक्विटी, वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन। एंड अगर आपने इनको समझ लिया तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, एंड वो वाले गोल्डन वर्ड्स भी आपको सुनने मिल ही जाएंगे जो आप सुनने को बेकरार हो। ठीक है, बट पहले उनका रास्ता इसके थ्रू होकर जाएगा, इन तीनों के थ्रू होकर जाएगा, इक्विटी, वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ये प्राइमरी था, सबसे इंपॉर्टेंट था। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां ऐसा नहीं कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर्स की वेल्थ। ठीक है, सेकेंडरी चीज है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि पहली इज्जत आपको मिलेगी वेल्थ को, शेयर की प्राइस को, दूसरी इज्जत मिलेगी प्रॉफिट्स को। जैसे जैसे मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। अगर आप ये लेक्चर्स पर देख रहे हो, डेमो लेक्चर देख रहे हो, आप जब लेक्चर्स परचेस करने के बारे में सोचोगे कि सर मुझे किसके लेक्चर परचेस करने हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दो मुझे, टॉप नॉच, मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो, सर मेरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि सर प्राइस प्राइस थोड़ी सी कम कर दो सर, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कि सर घंटे, सर थोड़े से घंटे कम कर दो सर। ठीक है, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी क्या है? टॉप नॉच कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो मुझे पता है अगर प्राइमरी हमें मिल रहा है तो अपन सेकेंडरी पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर आपको टॉप नॉच कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है तो आप सेकेंडरी चीज पे ध्यान नहीं दोगे कि थोड़ी सर प्राइस ज्यादा है कि सर चलता है, सर थोड़े से घंटे ज्यादा है, सर कंपटीशन 10-15 घंटे ज्यादा करे, सर चलता है सर टॉप नॉच कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मिल रही है ना सर, बस वही। ऐसा थोड़ी तुम करोगे, तो समझदार तो तुम हो ना कि सर सेकेंडरी के चक्कर में प्राइमरी को कॉम्प्रोमाइज कर दो। ऐसा करोगे क्या तुम कि सर थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है, सर थोड़े से घंटे ज्यादा है, उस चक्कर में क्या करता हूं मैं प्राइमरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं। ऐसा तो तुम नहीं करने वाले, तो समझदार तो तुम हो ही। बस वही चीज यहां पे होती है। एग्जाम्पल दो क्विकली। सपोज करो अपन प्रॉफिट्स को एक नंबर देते हैं, एन में यहां पे शेयर प्राइस दिखता हूं। आपका एक डिसीजन नंबर 1 है, ये डिसीजन नंबर 2 है। एक जो डिसीजन आपका नंबर 1 है उसके अंदर आपके प्रॉफिट्स, लेट्स से मैं अभी प्रॉफिट्स और शेयर प्राइस बोल रहा हूं, यहां पे कुछ और आएगा अगले चैप्टर्स के अंदर, इन नाम की जगह पे कुछ और आएगा, लेकिन अभी आप इस तरीके से समझो। लेट्स से डिसीजन 1 के अंदर प्रॉफिट्स आपके आते हैं 50 रुपए के। 50 समझो 50 क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा अगले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन अगले 50 समझो, 50 का है। एंड इसके अंदर शेयर प्राइस आपकी हो जाती है लेट्स से 100 की। ठीक है, और डिसीजन नंबर 2 जो है उसके अंदर आपका प्रॉफिट्स बढ़ जाता है, लेट्स से वो हो जाता है आपका 70 का, बट शेयर प्राइस कम होकर हो जाती है कितनी की? 80 की। तो आप कौन सा डिसीजन लेना चाहोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से? आपका डिसीजन कौन सा होगा? डिसीजन नंबर 1 होगा कि डिसीजन नंबर 2 होगा? मुझे बताओ। आप चूज करोगे डिसीजन नंबर 1, क्योंकि भले से यहां पे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे मतलब है शेयर प्राइस से, कि शेयर प्राइस तो कम हो रहा है ना। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे पहले क्या देखना है कि शेयर प्राइस ज़्यादा कहाँ पे है, वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं इसको चूज करूंगा डिसीजन नंबर 1 को, भले से प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। वही चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि अगर आप मुझे किसी और टीचर से कंपेयर कर रहे हो तो आप सबसे आपका प्रायोरिटी क्या होगा? पहले कहाँ देखोगे कि सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉप नॉच कहाँ पे है? जो टीचर टॉप नॉच देगा मैं उसके पास जाऊंगा, भले से आपकी प्राइस सर थोड़ी सी ज़्यादा है, भले से सर आपके घंटे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आऊँगा आपके पास, भले से वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज चलेगा। वही चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूँ लेट्स से कि यहाँ पे प्रॉफिट्स 70 हो गए एंड शेयर प्राइस भी 120 हो गया, अब कौन सा डिसीजन लोगे तुम? अब ऑब्वियसली आप यही चूज करोगे, डिसीजन नंबर 2 चूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी शेयर प्राइस भी बढ़ रही है एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी तो मुझे ये देखना था ना, दूसरा मुझे प्रॉफिट्स देखना था, तो ये भी बढ़ गया, ये भी इसको तो चूज करना ही अपने को, ये भी बढ़ गया, दोनों का फायदा हो रहा है यहाँ पे। जिस तरीके से हमारे बैच है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, प्राइस भी कम है एंड घंटे भी रीजनेबल है। ठीक है, दोनों फायदा। ठीक है, ऐसे ही मार्केटिंग इंटीग्रेट कर देते हैं कभी कभी। देखो मैं तुम्हें बिजनेस सिखा रहा हूँ, तुम मुझसे मार्केटिंग तो सीखोगे ही ना तो वो भी तो सिखानी पड़ेगी मुझे। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये हो गया, आपको मैंने ब्रॉडली समझा दिया कि आप कैसे चूज करते हो शेयर प्राइस के बीच में, प्रॉफिट्स के बीच में। ठीक है, तो प्राइमरी आपका ये, सेकेंडरी है। आपके दिमाग में जहन में रहना चाहिए इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ऐसे नहीं टाइम पास के लिए तुम्हें एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, टाइम पास के लिए मैंने खुद के एग्जाम्पल नहीं दे दिया तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है, आगे पूरे समझेगा चैप्टर के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क रिटर्न की रिलेशनशिप। ठीक है, रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप है, कौन सी वाली वो तुम जानो। ठीक है, मैं बताऊंगा इनके बीच में क्या है, क्या इनका रिश्ता क्या कहलाता है। देखो सबसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, सपोज करो आपके स्कूल के अंदर एक आपके मित्र था, ठीक है, जो उस स्कूल के अंदर अगर उसे कोई बालिका कभी हैप्पी बर्थडे हाथ मिला के विश कर दे तो उसको समझ ही नहीं आता था मुझे हाथ मिलाना है या मुझे हाथ जेब में ही रखे रखना है, वो बेचारा घबरा जाता था। ठीक है, वो घबरा जाता था, वो किसी बालिका से हाथ ही नहीं मिला पाता था, बात ही नहीं कर पाता था। कभी अगर जाते समय चलते समय लड़की बालिका कोई उसकी तरफ आ जाए तो वो यूटर्न मार लेता था। ऐसा कोई ना कोई दोस्त होता है हम सबके ग्रुप में यार, मुझे शर्म आती है यार मुझे शर्म आती है यार, ठीक है मैं बात नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है जिसको शर्म आती होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बड़ा होके, ठीक है, अगर वही मित्र तुम्हारे पास आके बोले कि दोस्त दोस्त मुझे पैसा दे दे, मुझे थोड़ा लोन दे दे, मुझे लेडीज सलून खोलना है, तो तुम उसको दोगे क्या पैसा? तुमको क्या लगेगा कि इसको अगर 500 रुपये लेने होंगे, सामने इसको बोला गया कस्टमर ने कि नहीं भाई 100 रुपये, भैया भैया 100 रुपये कर दो ना, तो ये तो हाँ बोल देगा सीधे सीधे, ये तो डुबा देगा सैलून को, ये तो खुद भी दिवालिया होगा, मेरा भी पैसा खा जाएगा, आप थोड़ी दोगे इसको पैसा। ठीक है, सपोज करो आपको बोले कि दोस्त चिंता मत कर, मैं तुझे जो तुझे तो अगर तू बैंक में पैसा रखवाएगा ना तो तुझे बैंक 7% का इंटरेस्ट देगा, मैं भी तुझे 7% का इंटरेस्ट दे दूंगा, फिर आप इसको दोगे क्या मुझे बताओ? दोगे क्या आप? 7% बोलने पर दोगे क्या आप इसको? मुझे एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, बैंक में रखा 7% तो बैंक लौटा देगा, गारंटी है, सूद समेत 7% इंटरेस्ट साथ में लौटा देगा। इसको दिया इंटरेस्ट का तो पता नहीं, पैसा जरूर डुबा देगा, है ना? तो इसको दोगे क्या तुम 7% इंटरेस्ट के ऊपर? नहीं दोगे। सपोज करो इसने बोला यार दोस्त मैं तुझे 10% दे दूंगा, तो मान मेरी बात, मैं अब बदल चुका हूं, मैं अब बहुत कॉन्फिडेंट आदमी बन चुका हूं, अब मैं नहीं घबराता, समझ, 10% इंटरेस्ट देता हूं, दे दे मुझे। अभी भी दोगे क्या आप 10% के ऊपर? मन मान रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा मान रहा होगा कि हाँ, सोच में पड़े होगे कि देख दे सकता हूँ क्या, सोचूंगा, चल सोचूंगा, बताता हूँ तेरे को, बताता हूँ, चल बताता हूँ, लेकिन श्योर नहीं है। ठीक है, सपोज करो अब अगर ये आपको बोलता है चल देखो मैंने 30% इंटरेस्ट दूंगा मैं, चल, क्योंकि भाई को पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि अपन तो बदल चुके हैं अब पूरे, अपन अब जो कमाएंगे पैसा, भाई को पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए उसने बोला चल मैं तेरे को 30% इंटरेस्ट दूंगा। अब तो दे ही दोगे, जा भाई ले जा ले जा, भी ले जा भी ले जा भी ले। ठीक है, क्योंकि 30% इंटरेस्ट देने को रेडी हो गया भाई, 30% देने को रेडी हो गया है, तो जैसे जैसे उसकी रेट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी ना हाँ में बदलती जा रही है। जहां आप सोचूंगा से ले जा ले जा भी ले जा भी ले जा तक आ चुके हो, तो धीरे धीरे आपकी शंका कंफर्मेशन बदलती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा देख यहां पे अपन को दिख रही थी रिस्क, कि आपका पैसा डूब सकता है, रिस्क दिख रही थी आपको, एंड रिस्क हमें तभी एक्सेप्टेबल होती है जब उसके साथ में रिटर्न भी मिलता है। रिटर्न यानी कि आपको बदले में क्या मिल रहा है। जब तक रिटर्न नहीं मिलता तब तक हमें वो रिस्क पसंद नहीं आती। जब पहले रिस्क बहुत थी वो आपको सिर्फ 7%, अगर इसकी रिस्क बैंक से ज्यादा है, तो ये मुझे उतना ही रिटर्न कैसे दे सकता है? ठीक है, इसकी रिस्क अगर बैंक से ज्यादा है तो इसको रिटर्न भी मुझे बैंक से ज्यादा देना पड़ेगा। लॉजिकल सी बात ना, तभी मुझे वो चीज पसंद आएगी, वरना मुझे पसंद ही नहीं आएगी। तो उसकी रिस्क ज्यादा थी तो इसलिए आपको 7 पसंद नहीं आया, आपको 10 में थोड़ी बहुत आपने सोचा सोचूंगा, 30 में आपने हाँ ही बोल दिया, क्योंकि रिस्क इतनी ज्यादा थी, रिटर्न भी ज्यादा आपको मिल रहा था। तो इसलिए एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको चीज सोच के रखनी है कि जब भी रिस्क ज्यादा होगी आपके लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, उतनी ही ज्यादा उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। ठीक है, इसलिए इनके बीच में रिलेशनशिप है, रिस्क एंड रिटर्न के बीच में, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा बहुत ही फेमस डायलॉग है, बहुत ही फेमस शख्स के मुंह से, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। क्यों है हर्षद भाई को रिस्क से इश्क? क्योंकि जहां रिस्क है वहां रिटर्न भी है, इसलिए उनको इश्क है। उनको रिस्क से इश्क नहीं है, उनको उससे मिलने वाले रिटर्न से इश्क है। समझा आपको? तो ये चीज आपको समझनी है। रिस्क ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, पूरे सब्जेक्ट के अंदर आएगा। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल मस्ती करने के लिए नहीं बता रहा हूं, एक एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट में आने वाला है। ठीक है, वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था यहां पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है,
चलो अब अपन क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे ब्रॉड सोर्सेस थे फाइनेंस के, उनके बारे में अपन एक डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कल से स्टार्ट हो जाएगा इन्हीं के ऊपर चीज़ें आपकी, ठीक है। इन यही डिस्कशन आपका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, देखो मैंने आपको बोला था अपने 3 ब्रॉड सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के, इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस। तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जो डिस्टिंक्शन मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये डिस्कशन होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप पैसा लेने जाओगे तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए मैटर करेंगी, आपको समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लॉ का एप्लीकेशन भी आएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग का एप्लीकेशन भी आप देखने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे जिसमें मैं लॉ का रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, लॉ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लॉ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती होंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगी वो, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ होंगी जो लॉ में इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे भी आएंगी क्योंकि वो फाइनेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब ब्रॉडली आपको पता है इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस के बीच में फर्क क्या होता है। इक्विटी का मतलब कि आप इक्विटी शेयर होल्डर हो। इक्विटी के हिस्से, इक्विटी के अंदर होता क्या है कि इक्विटी की डेफिनेशन ही होती है कि भाई तुमने हमको पैसा दे दिया, ठीक है, तुम्हारे पास शेयर होल्डिंग मिल गई, तो कंपनी के मालिक बन चुके हो। अब बदले में तुम्हारे इक्विटी डिविडेंड कितना मिलेगा वो शॉर्ट नहीं है, हम कमाएंगे, प्रॉफिट्स देंगे, प्रॉफिट्स होंगे तो हम आपको इक्विटी डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। शॉर्ट नहीं है कितना इतना आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ना वो तो हम बोलते हैं कि हमें शॉर्ट कितना चाहिए, ठीक है। डेट जो होता है, डेट के केस में इंटरेस्ट फिक्स होता है। जब आप डेट लेते हो, जब आप लोन लेते हो, तो लोन का एग्रीमेंट होता है, उस लोन के एग्रीमेंट पे क्लियरली लिखा होता है कि उसे कितना इंटरेस्ट चाहिए, जिसने भी आपको पैसा दिया है उस एग्रीमेंट पे लिखा होता है उसको उतना पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कुछ ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा आपको उतना पैसा उसको, ठीक है। प्रेफरेंस ऑन द अदर हैंड जो है वो बेचारा बीच में फंस गया। मतलब प्रेफरेंस के बारे में वो समझो, वो ना बेचारा इक्विटी बन पाया ना बेचारा डेट बन पाया, वो बीच में फंसा रह गया। अब यहाँ पे कुछ गलत मत सोचना तुम लोग, ठीक है। प्रेफरेंस बेचारा फंस गया बीच में, क्योंकि इसलिए प्रेफरेंस को इज्जत नहीं मिलती इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस के अंदर इक्विटी डेट के मिक्स फीचर्स हैं। प्लीज इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस के बारे में सोचना है, कुछ और नहीं सोचना अपने को यहाँ पे, ठीक है। प्रेफरेंस के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि यार देख उसमें इक्विटी डेट के मिक्स फीचर्स आ जाते हैं। तो इंडस्ट्री बोलती है कि भाई अगर मुझे इक्विटी के फीचर चाहिए तो मैं इक्विटी ले लूंगी, अगर मुझे डेट के फीचर चाहिए तो मैं डेट ले लूंगा। मैं प्रेफरेंस तुझे क्यों लूँ, तू बीच में क्यों फंसा हुआ है यार। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर आप जाके देखोगे तो बहुत ही कम कंपनी के पास में प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास में इक्विटी और डेट ही होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस के अंदर मिक्स फीचर्स होते हैं। मिक्स फीचर्स क्या है कि थोड़ा बहुत इक्विटी जैसा है, थोड़ा बहुत वो डेट जैसा है, वो अपन आपको आगे चल जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रेफरेंस को अपन शेयर होल्डर भी बोलते हैं एक तरीके से, लेकिन उसको डेट की तरह एक डिफाइंड रिटर्न भी मिलता है। जैसे डेट का लिखा होता है कि अच्छा मुझे 6% इंटरेस्ट चाहिए, वैसे प्रेफरेंस के ऊपर भी लिखा होता है कि अच्छा मुझे 8% डिविडेंड चाहिए, ठीक है। बट शॉर्ट नहीं होता कि वो 8% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपन क्या बोलते हैं, अच्छा इक्विटी को दिया तो तुझे भी मिलेगा, ठीक है, नहीं दिया तो देखो भी नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा कुछ होता है, राइट। बेसिक बेसिक चीजें अब अपन आगे समझते हैं कि होगा क्या, ठीक है। जब आप लॉ पढ़ोगे तो आपको लॉ में समझ में आएगा कि इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस के केस में एक प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन होती है, कि जब कंपनी बंद होती है, खत्म होती है, तो कंपनी के एसेट्स बिकते हैं। इन एसेट्स बिकने के बाद में इन सबको इनका पैसा लौटाया जाता है। उसमें सबसे पहला नंबर जिसका आता है, सबसे पहला नंबर कि सर कंपनी के एसेट्स बिक चुके हैं, सबसे पहला पैसा लेने कौन आएगा, डेट वाले लेने आएंगे। इनका प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन नंबर 1 होता है कि सबसे पहले मुझे मेरा पैसा लौटाओ, ठीक है। इसको लौटाने के बाद में सबसे लास्ट नंबर जिसका होगा, सबसे लास्ट नंबर वो इक्विटी का होगा। कि इक्विटी वाले अपने पापा के जैसे होते हैं एकदम, उन्हें उन्हें आपके सुख दुख से मतलब है। बोलेंगे बेटा तू तू पहले दूसरों का निपटा ले, मेरे को बाद में लौटाना, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे लास्ट में लौटाना, जितना बचेगा उतना मुझे दे देना, ठीक है। वैसे इक्विटी वाला होता है, वो बोलता है तेरे को कंपनी तुम पहले सबका लौटाओ, उसके बाद में जो बचेगा वो मुझे दे देना। तो इनका प्रायोरिटी लिक्विडेशन लास्ट होता है, 3rd नंबर पे। ऑब्वियसली बीच में आता है प्रेफरेंस शेयर्स, कि डेट के बाद इक्विटी से पहले डेट को लौटा दे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, लेकिन इक्विटी से पहले मुझे लौटाना, ठीक है। अगेन बीच में फंसा हुआ है ना, प्रेफरेंस का यही चलेगा, ये बीच में फंसा हुआ रहेगा हर चीज में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन है वही सेम चीज प्रायोरिटी इन इंटरेस्ट पेमेंट्स भी होगी, ठीक है। लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि कंपनी बंद हो रही है, इनका पैसा लौटा जा रहे हैं अपन इनको, अब इनका 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 प्रिंसिपल लौटा रहे हैं अपन इनको, देन ईयरली अपने को इंटरेस्ट डिविडेंड तो देना ही होता है, ठीक है, वो तो दे ही रहे हैं। उसका प्रायोरिटी भी सेम रहेगा कि सबसे पहले जो पैसा आपको देना होगा वो आपको डेट को देना पड़ेगा, कि डेट ने जितना पैसा मांगा था कि मुझे 6% चाहिए, वो 6% आपको डेट को देना ही पड़ेगा, सबसे पहले देना पड़ेगा आपको। वो बोलेगा भाई मुझे मतलब नहीं है तू कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा है, मुझे मेरा 6% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देते हो पैसा किसको,
प्रेफरेंस वालों को, लास्ट में आप पैसा देते हो किसको, इक्विटी वाले को, एनुअल, ठीक है। तो पहले डेट का इंटरेस्ट जाएगा, देन प्रेफरेंस का डिविडेंड जाएगा, देन लास्ट में इक्विटी का डिविडेंड जाता है। पता है आपको ये चीज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि आप ये रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर की जगह पे हो, इनकी जगह पे हो। अब मुझे सोच के बताओ कि अगर आप इन इन्वेस्टर की जगह पे हो, एक इक्विटी इन्वेस्टर, डेट इन्वेस्टर, प्रेफरेंस इन्वेस्टर, अगर आपके पास तीनों के शेयर्स हैं, तीनों में पैसा लगा रखा आपने, तो आपको सबसे ज्यादा आपके पैसे की रिस्क, डूबने की रिस्क कहां पे दिखाई देगी आपको, किस में दिखाई देगी आपको सबसे ज्यादा, इक्विटी। इक्विटी क्यों, क्योंकि भाई कुछ पता ही नहीं है, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, लास्ट में नंबर खड़ा है, लास्ट में नंबर है मेरा, जब कंपनी बंद होगी तो लास्ट में नंबर है मेरा, कि कुछ बचेगा तो मुझे मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। अरे तुमसे पहले इतने सारे लोगों का नंबर है, तो तुम्हारा नंबर आएगा भी कि नहीं तुम्हें पता ही नहीं ना, तो तुम्हें रिस्क बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तुम सपोज करो भंडारे में जा रहे हो, तुम्हें दिख रहा है सामने थोड़ा थोड़ा सा ही खाना पड़ा हुआ है और लाइन इतनी लंबी लगी पड़ी है, तुम लास्ट में हो, तुम बोलोगे भाई मेरे तक पहुँचते पहुँचते खाना बचेगा नहीं बचेगा मुझे ही पता ही नहीं, मैं डोमिनोज ऑर्डर कर लेता हूँ, तुम्हें तो रुक जा, ठीक है। तो आपका रिस्क हाईएस्ट होगा, सबसे पहले वाला सबसे खुश होगा कि मेरे को तो जितना चाहिए मैं उतना लेके जाऊंगा, ठीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड डेट के केस में लोएस्ट होगा, उसका नंबर पहला है, उसको मिलना ही है, कंपनी कमाए चाहे नहीं कमाए उसको 6% मिलना ही है। एंड डेट के केस, प्रेफरेंस के केस में मॉडरेट होगा कि डेट से ज्यादा एंड इक्विटी से कम रिस्क है, ठीक है, लॉजिकल सी बात। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप ये चीज समझ गए कि रिस्क विद इन्वेस्टर कितनी होगी एज अ इन्वेस्टर, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जहां पे रिस्क ज्यादा होगी वहां पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इन तीनों इन्वेस्टमेंट के अंदर आपसे रिटर्न एक्सपेक्टेशन पूछूं कि किसमें आपकी रिटर्न हाईएस्ट होगी किसमें आपकी लोएस्ट होगी, तो आप क्या बोलोगे? इक्विटी के केस में आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट होगी, क्योंकि आप रिस्क भी तो वहां पे हाईएस्ट उठा रहे थे। एंड डेट के केस में आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन लोएस्ट होगी, क्योंकि रिस्क भी लोएस्ट थी। एंड प्रेफरेंस के केस में आपकी रिस्क मॉडरेट होगी, क्योंकि रिस्क भी मॉडरेट थी। अब साथ में आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ में एक डिफाइंड अनडिफाइंड का भी चीज लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है? और एक डेट के केस के अंदर उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है वो डिफाइंड होती है, वो बता देता है कि मुझे क्या रिटर्न में चाहिए। एग्रीमेंट पे लिखा होता है कि 6% इंटरेस्ट चाहिए, 6% इंटरेस्ट मांगता है, तो उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन डिफाइंड है, उससे ज्यादा उसको नहीं देना, उससे कम उसको नहीं देना, ठीक है। प्रेफरेंस के केस के अंदर भी डिफाइंड होता है कि अच्छा मुझे 8% का प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, इससे ज्यादा मुझे मत देना, इससे कम मुझे मत देना, मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड 8% का चाहिए, डिफाइंड है। लेकिन इक्विटी, क्योंकि अपने पापा के जैसे होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन डिफाइंड ही नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में किसके पापा की एक्सपेक्टेशन डिफाइंड है? किसी की नहीं। वो हमसे दुनिया के सारे सक्सेस वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि उनका लड़का, उनकी बेटी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बने, ठीक है। लेकिन कितनी, ये उन्हें नहीं पता। पूछो तो सही एक बार कि पापा क्या चाहते हो, नहीं बता पाएंगे। बेटा तू सीए बन जा, बस सीए बन जाऊं काम चल जाएगा, कितने मार्क्स के साथ में, रैंक लानी है नहीं पता बेटा, तू बन जा। तो उनसे जितना उनको, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है आपसे, लेकिन डिफाइंड नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता उन्हें आपसे क्या चाहिए, ठीक है। वही चीज है इक्विटी वालों के साथ में कि उनकी एक्सपेक्टेशन हाईएस्ट तो है, पापा ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी किसकी होगी? किसी की नहीं। सबसे ज्यादा आपसे जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं वो अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशन हाईएस्ट है एंड अनडिफाइंड है, वो सेम चीज है, ठीक है। इक्विटी के सारी चीजें आपको पापा के एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो देन उसके बाद में आता है चौथा चीज, रिस्क विद बिजनेस, ठीक है। अभी आपने क्या सोचा था यहाँ पे, रिस्क विद इन्वेस्टर। अब आपको समझना है क्या रिस्क विद बिजनेस, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर अगर तुम्हारे हिस्से की रिस्क मैं उठा लूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें पास कराने की जिम्मेदारी मैं लूंगा, ठीक है, तुम्हें मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें एग्जाम में सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम्हारी टेंशन कम होती है कि नहीं होती है? होती है ना, होती है ना। तो वही बात है, अगर मैं मना कर दूं, मैं क्लास बेचते ही गुम हो जाऊं बाकी टीचर्स की तरह, तो कि मुझे नहीं मतलब कोई एग्जाम सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं, कोई डाउट सपोर्ट कुछ नहीं, क्लास लिए खत्म, तो तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो वही बात है राजा, जब तुम्हारे हिस्से की रिस्क टेंशन कोई और उठा लेता है तो आपकी खत्म हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। सेम चीज यहां पे लगेगी, जैसे इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर ने ज्यादा रिस्क उठा ली तो कंपनी की रिस्क कम हो जाती है, सेम वही फंडा है, ठीक है। तो रिस्क विद इन्वेस्टर एंड रिस्क विद बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे भाई, मुझे एक बात बताओ, इक्विटी के केस में
कंपनी ने, इन्वेस्टर ने हाईएस्ट रिस्क उठा रखी है कि भाई कुछ बचे तो दे देना, नहीं बचे तो मत देना, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तुझसे, जैसे पापा की है, ठीक है। उन्होंने क्या बोल, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि मेरा बेटा बहुत प्रॉफिट कमाए, कितना कमाए नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऐसा बताया भी नहीं कि मुझे कितना लौटा देना पैसा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा रिस्क तो तुम्हारे पापा ने उठा रखी है ना, अपना पैसा तुम्हारे बिजनेस में लगा के, ठीक है। डेट वाले को पता है कि तुम पैसा लौटा दोगे, दोस्त को पता है पैसा लौटा दोगे, पापा को नहीं पता। पापा को शायद पॉसिबिलिटी हो कि शायद क्या पता डूब जाए, सदर रिस्क पापा ने उठा रखी है, ठीक है। इसलिए आपको एकदम सेफ फील होता है, आपको एकदम सेफ फील होता है कि भाई चलो, ये जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं इनको लौटाने का टेंशन मुझे नहीं लेके घूमने का है, ठीक है। ये लोगों ने इन्वेस्टर ने रिस्क उठा रखी है, अपने को टेंशन नहीं मांगता है, अपने इनको लास्ट में देना है, कुछ बचेगा तो दे देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो नहीं देंगे, सुख दुख के साथ ही है अपने, तो ठीक है। लेकिन डेट 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 बहुत तेज, डेट बहुत चतुर चालाक खतरनाक है, इसको देना ही पड़ेगा पैसा, चाहे हम कमाएं चाहे हम नहीं कमाएं, देना ही पड़ेगा। इसका कंटेंट से अपने को डर लगता रहेगा कि इसका पैसा लौटाने का है, इसका लौटाने का, तभी तो घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा कुछ भी करना जिंदगी में लोन मत लेना, वरना पैसा लौटाना पड़ता है, बार बार मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, शर्म अच्छा नहीं लगता अपने को। वैसे ही कंपनी में तो डेट होता ही होता है, ठीक है। तो आपकी रिस्क बहुत बढ़ जाती है कंपनी की, इसलिए इसकी रिस्क हाईएस्ट हो जाती है। प्रेफरेंस है केस के अंदर वो रिस्क आपकी मॉडरेट होती है। समझा आपको? दोनों चीज समझना बहुत जरूरी है। अब एक चीज समझना आप, रिस्क विद इन्वेस्टर किससे लिंक हुआ? इससे लिंक हुआ, ठीक है। एंड रिस्क विद इन्वेस्टर से डायरेक्ट रिलेशन था किसका? रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। एंड रिस्क विद इन्वेस्टर से रिस्क विद बिजनेस का इनवर्स रिलेशन था, क्योंकि अगर उसने उठा ली तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, बस वही चीज है, ठीक है। समझ गया? बस यहां तक का चार चीजें इंपॉर्टेंट थी। पांचवा पॉइंट मैंने डाला है वो मैंने आपकी एक होलिस्टिक थोड़ी बहुत लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है, ये इसमें नहीं आने वाला, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आने वाला, बट अपन इन पढ़ लेते हैं। क्या है? डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, कौन इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर इक्विटी की आपको पता है, इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं, भाई पापा से ज्यादा से है क्या किसी का बिजनेस के अंदर? अपने पापा ने बोला कि भाई ये काम कर, तो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो उनका से है अपने बिजनेस के अंदर, वो वोटिंग राइट्स लेके बैठते हैं, कुछ भी चीज करने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा एक बार अपने को। तो वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं इक्विटी के पास में, डेट के पास में वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते, तो डिसीजन मेकिंग में नहीं आते वो। प्रेफरेंस केस के अंदर आपको पता होगा कि सब्जेक्टिव वोटिंग राइट्स होते हैं, कि कुछ कुछ टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके अंदर अगर उनको अपन डिविडेंड ना दे कुछ टाइम तक तो उनको वोटिंग राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज उनके पास नहीं होते हैं जनरली। तो ये पांचवा पॉइंट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ की आपकी कनेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। चलो अब एक और चीज है कि बिजनेस के जब डेट आप लेते हो, तो अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो जब कंपनी डेट से पैसा लेती है ना, तो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबिलिटी। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबिलिटी, जिसको आप अपन नहीं पढ़ने वाले, अपन इसको अपन पढ़ेंगे कल वाले सेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है अगर अपन पढ़ने कल वाले हैं तो, ताकि आपको जितना भी डिस्कशन है इक्विटी डेट एंड प्रेफरेंस का आपको एक जगह पे दिख जाए। जैसे मैंने बस यहाँ पे लिख दिया, पढ़ेंगे उसको अपन कल। तो यहाँ तक अपन ने जो भी हमें को सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना था, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बतानी ज़रूरी थी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वो अपन ने पढ़ ली हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपना यहाँ तक क्या हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट द हार्ट ऑफ इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट हेल्प्स यू इन मेकिंग डिसीजंस फॉर अ बिजनेस, राइट। तो आपको पूरे सब्जेक्ट के दौरान अपन जब हम चलेंगे तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि जो आप चीज़ कर रहे हो वो आप अकाउंटिंग की तरह रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका यहाँ पे आपका काम आपको रिकॉर्डिंग करने का नहीं है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का नहीं है। यहाँ पे आपका काम क्या है? हर जो चीज़ आप कर रहे हो वो एट दी एंड आपको डिसीजन लेने में हेल्प करने वाली है। तो जब आप उस हर चीज़ जो अपन करेंगे अपन डिसीजन करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जैसे अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो अपन पढ़ेंगे उसमें अपन इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। वो इनकम स्टेटमेंट जो होगी वो हमारी स्केड्यूल 3 वाली नहीं होगी, अकाउंटिंग वाली नहीं होगी। यहाँ पे अलग इनकम स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट बनने वाली है उसका पर्पस रिकॉर्डिंग करने का नहीं, उसका पर्पस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए है। तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए अपन अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे देन जो अपन अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। तो हर चीज़ डिसीजन मेकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, आपको वो सोचना है, ना कि रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग में होती थी। दूसरी चीज़, ठीक है, तो आपको माइंडसेट दिमाग में क्या कैरी करना है हर टाइम कि आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने वाले हो, आपको डिसीजन मेकिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। दूसरी चीज़ जो मैंने बात करी कि जहाँ पे फंसो, आपको सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स के बारे में जब सोचना है तो आपको कंपनी के अंदर बैठे हुए किसी आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। आपको सोचना है क्या? कंपनी का जो मालिक है ना, इक्विटी शेयर होल्डर, मोटा भाई, अपने मुकेश भाई की तरह सोचना है। आपको खुद को रिलायंस का मालिक समझ लेना एक बार के लिए, ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, तब आपको थोड़ा बेटर समझ में आएंगी चीज़ें,
ठीक है, तो ये माइंडसेट आपको पूरे सब्जेक्ट के दौरान पे कैरी करना है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब अपन आगे बढ़ते हैं मोस्ट यूजफुल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मैंने आपको कहा था कि बहुत ही बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, अभी आपको बहुत बेसिक लगेंगे ये चीज़ें, आप बोलोगे सर बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों पर गलतियाँ करते हैं, एंड देन जब चैप्टर आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी गलतियाँ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं होती है, इनके अंदर जो बेसिक बेसिक चीज़ें अपन देखने वाले हैं, उनकी गलती की वजह से होती है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से समझना है अपने को, एंड देन बस यही थोड़े बहुत मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं अपन, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, एंड देन वील रैप अप दिस सेशन। मिलेंगे फिर अपन डायरेक्टली कल अगले सेशन के अंदर। ठीक है, तो क्या सबसे पहला अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले समझो कि फ्रैक्शन एंड परसेंटेज डेसिमल के बीच में लिंकेज क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मुझे कोई परसेंटेज का साइन, मुझे कोई नंबर परसेंटेज के अंदर दे रखा है, लेट्स से 50% है, तो उस 50% का मतलब क्या होता है? व्हाट डज परसेंट 50% मीन? देखो समझो, परसेंट पर सेंट, पर सेंट, इसका मतलब क्या हुआ? सेंट यानी 100, पर यानी अगर यहां पे लिखा है 50, पर यानी हर एक, यानी 50 हर 100 में से। ठीक है, हर 100 में से 50, पर यानी कितने में से कितना, राइट? यही बोलते हैं ना, जैसे 50 रुपए पर पेन, राइट? 50 रुपीज पर पेन, 50 रुपीज पर केजी, राइट? वैसे ही कि 50% यानी 50 पर 100, हर 100 में से 50, हर 100 में से 50, हर 100 में से 50, तो वो हो गया 50%। तो 50% को अगर मुझे समझना हो कि 50% क्या कहना चाह रहा है, तो 50% कहना चाह रहा है कि 100 में से आप के पास 50 है, लेट्स से 1 मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो आपने 100 में से 50 मार्क्स अचीव किए हैं, 50%। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज साइन को अपन इसके अंदर लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, एंड इसी फ्रैक्शन को अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 50/100 को अपन 0.5 लिख ही सकते हैं। आपको पता ही है कि जब अपने को किसी नंबर को डेसिमल में लाना हो, तो अपन नीचे के फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, अपन नीचे के नंबर को सॉल्व करते हैं, नीचे जैसे दो जीरो हैं, तो अपन डेसिमल दो प्लेसेस के आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है 0.5, पता है आपको ये चीज़, तो ये 0.5 बन जाएगा, 0.50 या 0.5 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? बेसिक अपन ने थीम क्या फॉलो किया कि कोई भी 50% बोल रहा है, दैट मीन्स 50/100 है। तो किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज साइन को अपने को कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर, तो अपन डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डिवाइड बाय 100 टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू नंबर और फ्रैक्शन। ठीक है, तो 100% बन जाएगा 100/100 इक्वल्स टू 1, 50% बन जाएगा 50/100 इक्वल्स टू 0.5, 12% बन जाएगा 12/100 इज इक्वल्स टू 0.12। क्लियर है चीज? और मैं बात बताऊं, अगर आप मेरी नजर से देखो, तो परसेंटेज साइन खुद ही चीख चीख के बता देता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, परसेंट का साइन क्या होता है? लेट्स से मैं लिखूं 50%, तो खुद ही बोलता है परसेंट का साइन कि भाई देख, यहां पे लगा फ्रैक्शन, यहां पे रख एक न्यूमरेटर और यहां पे रख एक डिनोमिनेटर, खुद ही बन गया ना। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा मेरा ये वाला नंबर 50, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100, 50/100, खुद ही बोल रहा है साइन। ठीक है, चलो, तो इससे आपको परसेंटेज नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब किसी फ्रैक्शन साइन को या डेसिमल के साइन को आप परसेंटेज में साइन कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? लेट्स से आपको यहाँ पे बोला है कि मेरा नंबर है 1/6, मेरा फ्रैक्शन क्या है? 1/6। 1/6 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सोचो। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। ये फ्रैक्शन आपको क्या दिखा रहा है कि 6 में से 1, 6 में से 1, और परसेंट क्या बोल रहा है? 100 में से कितना। तो आपको करना क्या है? सिंपल, कि भाई अगर 6 में से 1 है तो 100 में से कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/6 इंटू 100, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि 100 में से कितना होगा। 100 में से कितना होगा? 16.67। जैसे अपन ने 100 में से मल्टीप्लाई कर दिया, आप उसके आगे परसेंटेज साइन लगा सकते हो, तो 16.67 आगे परसेंटेज। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन साइन को, ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज के अंदर, या डेसिमल साइन को भी अगर आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। क्लियर है चीज? जस्ट लेट्स से देन अगर 1/8 है, तो 1/8 को परसेंटेज में करना हो तो 1/8 इंटू 100, 12.5% हो जाएगा। 3/2 है तो 3/2 इंटू 100, 150% हो जाएगा। इसी तरीके से 8/6 का हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन अपना है, परसेंटेज में बोलो, चाहे डेसिमल में बोलो, चाहे आपका फ्रैक्शन में बोलो, ये तीनों इंटरचेंजेबल है।
जनरली अपन डेसिमल और परसेंटेज यूज करने वाले हैं, फ्रैक्शन यूज नहीं करने वाले, ठीक है। डेसिमल या जहां फिर परसेंटेज, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये इंटरचेंजेबल है। क्या है ये? इंटरचेंजेबल है। आपकी जो मर्जी हो, आप चाहे तो किसी नंबर को डेसिमल में लिख सकते हो, चाहे तो आप किसी नंबर को परसेंटेज में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है कि इसको परसेंटेज में लिखना है, इसको अपने को डेसिमल में लिखना है। हाँ, जब जब चैप्टर्स आते जाएंगे तो आपको खुद बोलते जाऊंगा कि इस चीज को आपको रेट में ही लिखना है, इस चीज को आपको परसेंटेज में लिखना है, इस चीज को डेसिमल में लिखना है, लेकिन ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है। वर्किंग करते टाइम पे आप वर्किंग करते टाइम जिससे भी कंफर्टेबल हो, डेसिमल से कंफर्टेबल डेसिमल में ले लो, परसेंटेज में कंफर्टेबल हो परसेंटेज में ले लो, लेकिन फाइनल आंसर कौन सा होगा, किस में लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो आप चैप्टर के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप समझोगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अभी आपको नहीं समझेगा कि मैं इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन जब अपने क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, तब आप समझोगे कि इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है। वहां पे मैं आपको इनको वापस से रिकॉल कराऊंगा, अभी मैं आपको इसको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं बी की तरफ, यूनिटरी मेथड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मुझे बोलना हो कि सी इंटर के कॉस्टिंग एंड के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एंड फाइनल लेवल पे जब एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, उन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसा कौन सा है जो बहुत सारी जगह पे काम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो वो यूनिटरी मेथड ही होगा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत एडवांस एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको बहुत ही बेसिक एक पहली दूसरी क्लास के एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जिनसे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट के रूल समझ में आ जाए। फिर आगे जब चैप्टर्स के अंदर इसके एडवांस एप्लीकेशन आएगा ना इस कॉन्सेप्ट का, तो आप उनको करने की पोजीशन में बहुत इजीली आ जाओगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ में। एडवांस के साथ में समझाऊंगा तो समझेगा नहीं, एडवांस में आप अप्लाई कर लोगे अगर आपने इजी से समझ लिया तो अपन इजी एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप एक दुकानदार के पास में गए, दुकानदार ने कहा कि भैया 5 पेन के आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने आपसे पूछा एक पेन का कितना, आप फट से बोल दोगे भैया 20 रुपये, सर 20 रुपये। 20 रुपये निकाल दिया आपने, कैसे निकाला होगा, 100/5 करके, 100/5 करके, तो आपका हो गया कितना, 20 रुपये। सिंपल निकाल दिया आपने, ठीक है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बोला कि आपको 40 पेन की कॉस्ट 120 रुपये पड़ेगी, 40 पेन की कॉस्ट आपको 120 रुपये पड़ेगी, ठीक है। अब ये कौन से पेन आते हैं, अरे वो एसएस प्राइम वाले पेन नहीं आते थे, जिनके ढक्कन अलग कलर के होते थे, अलग अलग कलर वाले होते थे, 50-60 रुपये में 20 पेन आ जाती थी, मतलब हम तो लेते थे ऐसे पेन, चलो ठीक है छोड़ो। तो 40 पेन की कॉस्ट तुम्हारी 120 रुपये पड़ रही है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि 1 रुपए के अंदर कितने पेन आए, क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले क्वेश्चन क्या था कि एक पेन की कॉस्ट कितनी, अब क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपए के अंदर कितने पेन, डिफरेंट, चेंज हो गया क्वेश्चन। कैसे निकाला 1 रुपए के अंदर कितने पेन, ठीक है। इसका आंसर कैसे निकल गया कि मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको। आप क्या करोगे, 40 पेन्स में 120 रुपीज करोगे एंड आपके पास 0.33 पेन्स का आंसर आएगा, कि यानी 1 रुपए के अंदर 0.33 पेन्स मुझे मिल जाएंगे। अब ये अपन ने कैसे किया, अगर आपने एग्जांपल सॉल्व किया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी किया तो मेरे साथ समझ लो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कंफ्यूजन होता है कि सर डिनोमिनेटर के अंदर कौन सा आइटम जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर किसको लेके जाना है, उसमें कंफ्यूजन होता है सबसे बड़ा इसके अंदर, कि कौन सा न्यूमरेटर में रहेगा कौन सा डिनोमिनेटर के अंदर रहेगा। यही तो मेन कंफ्यूजन है, यही तो पूरे सब्जेक्ट के अंदर चलता रहेगा। उसको क्लियर करने का, याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको यहाँ पे हमेशा 2 आइटम्स आपको दे रखे होंगे। एक आइटम क्या दे रखा होगा आपको, जैसे यहाँ पे आपको पेन दे रखा है एक आइटम, दूसरा आइटम क्या है, रुपीस। यहाँ पे आपको एक आइटम पेन दे रखा है, दूसरा आइटम क्या दे रखा है, रुपीस। इन दोनों का आपको डेटा दे रखा होगा एंड इनमें से आपको किसी एक आइटम के रिगार्डिंग एक की वैल्यू पूछी होगी, एक की वैल्यू पूछी होगी। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि एक पेन की वैल्यू बता दो, तो यहाँ पे उन्होंने एक की वैल्यू किसके रिगार्डिंग पूछी है, पेन के रिगार्डिंग पूछी है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक की वैल्यू किसके रिगार्डिंग पूछी है, रुपये के रिगार्डिंग पूछी है, कि 1 रुपए में कितने पेन, यहाँ पे एक पेन में कितने रुपए, तो उसमें से एक की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग पूछी जाती है। तो यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है, यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट मतलब 1, यूनिटरी यानी 1, कि एक की वैल्यू बताओ मुझे। तो यहां पे एक की वैल्यू किसके लिए पूछी जा रही है, एक पेन के रिगार्डिंग। यहां पे एक की वैल्यू किसके रिगार्डिंग पूछी जा रही है, 1 रुपए के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको जिस भी चीज की एक की वैल्यू निकालनी है, जिस भी चीज की आपको यूनिट की वैल्यू निकालनी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको नंबर दे रखा है वो आपका डिनोमिनेटर में जाता है। जैसे यहां पे आपको एक पेन के बारे में पूछा है, यूनिट किसकी पूछी है, पेन की पूछी है, तो पेन के साथ में जो डेटा था वो डिनोमिनेटर में जाएगा। पेन के साथ में 5 का डेटा पॉइंट था, तो 5 आपका डिनोमिनेटर में चल जाएगा। यहां पे क्या हुआ था, रुपी के रिगार्डिंग आपको यूनिट पूछी थी, तो रुपी के साथ में डेटा कौन सा था, 120 का था, तो 120 वाला डेटा पॉइंट आपका डिनोमिनेटर में चल जाएगा। सर इतना सिंपल, हाँ यही है, इतना सिंपल ही है, ठीक है। यही गोल्डन रूल है जो मैंने आपको मेंशन कर रखा है,
ठीक है, जो मैंने बात करी वो आपको यहीं पे लिखी हुई मिल जाएगी, या आप घर पे जाकर पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हो। तो जिसकी भी यूनिट पूछी जा रही है उसके रिगार्डिंग जो डेटा होगा वो आपका डिनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल दिया, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हल्का सा एडवांस लेवल का एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि थोड़ा बहुत एडवांस कैसे हो सकता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, ये FM लेवल एग्जाम्पल है। अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए पे करे हैं, टोटल कॉस्ट पे करी 1 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए रेस करने के लिए। ठीक है, उसने 8 लाख रुपए की कैपिटल रेस करी, जिसके बदले उसको 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की कॉस्ट पे करनी पड़ी कि भाई तुमने 8 लाख रुपए दिए तो 1 लाख का तुम हमें कॉस्ट पे करो हर साल के अंदर। जैसे समझ लो इंटरेस्ट है, कि 8 लाख का लोन लेके आए एंड 1 लाख की आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि हाउ मच कॉस्ट डिड कंपनी पे फॉर ईच रुपी ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो अब मुझे यहां पे बताना कि कैसे निकालोगे। पहले क्या था, पेन रुपी। ठीक है, पेन रुपी, यहां पे दोनों तरफ ही रुपी रुपी हो गया है, तो यहां पे डिस्टिंक्शन कैसे करोगे, यहां पे आप रुपी रुपी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि कितनी कैपिटल एंड कितनी कॉस्ट। तो आपका डेटा क्या हो जाएगा कि 1 लाख की कॉस्ट फॉर 8 लाख ऑफ कैपिटल। रुपी को देखो ही मत, एक बार के लिए रुपी को देखो ही मत, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आप देखो कि एक तरफ कॉस्ट एक तरफ कैपिटल है। ठीक है, एंड मुझसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच कॉस्ट डिड कंपनी पे फॉर ईच रुपी ऑफ कैपिटल। तो यहां पे ईच रुपी ऑफ कैपिटल, 1 रुपी ऑफ कैपिटल के बदले कितनी कॉस्ट, ये पूछ रहा है। तो इसमें यूनिट किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, यूनिट किसकी पूछी जा रही है आपसे, कैपिटल की यूनिट पूछी जा रही है। रुपी को आप एक बार ब्रैकेट में लिखो, रुपी को देखो मत, अब देखो 1 ऑफ कैपिटल पूछ रहा है, यूनिट किसकी, कैपिटल की है। तो कैपिटल के रिगार्डिंग जो डेटा होगा वो आपके डिनोमीटर में चल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 1 लाख बाय 8 लाख। तो आपका कैसे बन जाएगा, 1 लाख बाय 8 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 0.125 कॉस्ट। दैट मीन्स 1 रुपए की कैपिटल के बदले मुझे 0.125 की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया आपको चीज की यूनिट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब अगर यूनिट की वैल्यू ना पूछी जाए, आपसे मल्टीपल की वैल्यू पूछी जाए तो कैसे करोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 पेन की कॉस्ट ना पूछ के मैं पूछूं कि मुझे 3 पेन की कॉस्ट बताओ, तो कैसे निकालोगे। सिंपल ना, इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 रुपीज। क्लियर। देन अगर मैं यहां पे पूछूं कि 1 रुपए में मुझे मत बताओ कितनी पेन आएगी, मुझे बताओ 3 रुपए में कितनी पेन आएगी, मुझे ये बताओ, तो कैसे निकालोगे। सिंपल सर, 1 रुपए में 0.33 पेन, तो 3 रुपए के अंदर 0.33 इंटू 3 यानी 0.99 पेंस, है ना सर, यही होगा ना। तो मतलब समझे हुआ क्या कि अगर आपको मल्टीपल का वैल्यू भी निकालना हो, आपको यूनिट वैल्यू नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल का वैल्यू चाहिए। मल्टीपल का वैल्यू भी यूनिट के थ्रू होके जाता है। जैसे दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, वैसे यूनिट का वैल्यू, वैसे मल्टीपल का वैल्यू भी यूनिट के थ्रू होके जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीपल का वैल्यू भी निकालना हो तो पहले यूनिट का निकालना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन अपन को उस मल्टीपल से। जैसे यहाँ पे 3 पेन की कॉस्ट थी, तो 1 पेन की कॉस्ट निकाली पहले, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पेन की आ गई। यहाँ पे 1 रुपए की निकाली पहले, देन अपने को 3 रुपए का चाहिए था तो अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.99 पेंस निकल के आ गया। सिंपल। तो मल्टीपल का रास्ता भी यूनिट के थ्रू होके जाएगा, पहले यूनिट के निकालोगे देन मल्टीप्लाई करोगे आप जिस भी मल्टीपल की आपको वैल्यू चाहिए। क्लियर है ये चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन, वो चीज भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, देन सेकेंड एग्जाम्पल सी के अंदर अपन डालते हैं क्या, हाउ मच टोटल कॉस्ट वुड कंपनी पे फॉर रेजिंग ओनली ₹85,000। चेंज कर जाना क्वेश्चन। पहले क्या पूछा था मैंने, कंपनी को कितने रुपए की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 1 रुपए की कैपिटल के लिए, ईच रुपी ऑफ कैपिटल के लिए, यानी 1 रुपए की कैपिटल के लिए। अब क्या पूछ रहा हूं कि कंपनी को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 85,000 रुपीज रेस करने के लिए। तो अब क्या करोगे, 1 रुपए के तो निकाल के बैठे हुए हो तुम। ठीक है, 85,000 की कैपिटल के बदले पूछ रहे हैं आप, तो सिंपल जो 1 रुपए के बदले निकाला था उसको इंटू 85,000 कर दो, खत्म। ठीक है, तो 1 रुपए के कॉस्ट ऑफ 85,000 कैपिटल कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ 1 रुपी ऑफ कैपिटल आपने निकाली थी उसको 85,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.125 इंटू 85,000 इज इक्वल टू 10,625। तो मतलब समझे आप कि जिस भी चीज की अगर मल्टीपल की वैल्यू भी चाहिए तो पहले उसी चीज की यूनिट की वैल्यू निकालो आप। ठीक है, देन उसको मल्टीप्लाई करो आपका जो मल्टीपल है। जैसे मुझे यहाँ पे 85,000 कैपिटल की वैल्यू चाहिए थी, तो पहले मैंने 1 रुपी ऑफ कैपिटल की वैल्यू निकाली, देन उसको मैंने 85,000 से मल्टीप्लाई किया। समझ गया आपको चीज। तो बस ये चीज थी, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब आगे जाके आपका ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जब आप चैप्टर्स के अंदर आओगे तो ये एडवांस होगा। ठीक है,
लेकिन आप बेसिक लेवल पे समझ चुके हो तो आप अब आगे बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे ना, आपकी इसमें गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं अपन इंडियन कॉमा सिस्टम पे। तो आपको पता ही होगा जब अपन बड़े बड़े नंबर्स लिखते हैं तो उनके अंदर कॉमा लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 करोड़ लिखना चाहता हूँ, 10 करोड़ धमाल में बोलते हैं ना बच्ची, 10 करोड़ अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरा पहला जो कॉमा लगता है वो पीछे से 3 0 के बाद लगता है। उसके बाद हर 2 2 के बाद में एक कॉमा लगता है, 2 2 2 के बाद में कॉमा लगता है। ठीक है, ये इंडियन कॉमा सिस्टम होता है कि पहला कॉमा 3 के बाद, उसके बाद का 2 2 के बाद में कॉमा लगता है। ठीक है, इंटरनेशनली ये नहीं होता है। इंटरनेशनल कॉमा सिस्टम आप बोलोगे तो उसके अंदर 3 3 3 ही चलता है, अपना 3 2 2 2 चलता है। ठीक है, अब इसका नीड क्यों पड़ा, ये क्या डिनोट क्या करता है, ये आपको डिनोट करता है हमारे इंडिया के जो डिनोमिनेशन है उनको डिनोट करता है। जैसे पहला 3 0, यहाँ 3 के बाद अपन 0 लगाते हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, थाउजेंड्स। 1000 के अंदर 3 0 होते हैं ना, तो इसलिए 3 के बाद लगाते हैं थाउजेंड्स दिखाने के लिए। देन लाख के अंदर 5 0 होते हैं, तो उसके बाद वाला कॉमा लाख के बाद 2 के बाद लगाते हैं ताकि लाख बन जाए। देन उसके बाद करोड़ में 7 0 होते हैं, तो और 2 के बाद में लगाते हैं जिससे करोड़ इंडिकेट हो जाए। देन करोड़ के बाद जो नंबर आता है अपना, क्या आता है करोड़ के बाद में ठीक है, करोड़ के बाद यार ठीक है चलो अपन इंटरनेशनल में चल जाते हैं। देखो इंटरनेशनल के अंदर आता है थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन। ठीक है, देन ट्रिलियन, देन जिलियन। ठीक है, करोड़ के बाद अरब, खरब। ठीक है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो उसके 2 2 के बाद अपन लगाते चलते हैं, लेकिन करोड़ के बाद में तुम्हारे नंबर चिंता मत करो, एफएम में तो नहीं आने वाले। ठीक है, चलो तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन इस टाइप से कॉमन सिस्टम अपन फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल 3 3 3 के बाद का, इंडियन 3 2 2 2 के बाद का। ठीक है, चिंता मत करो, नहीं आएगा तुम्हें करोड़ के आगे, तुम्हें नंबर नहीं आने वाला है, करोड़ में आएंगे जो भी डेटा नंबर आएगा आपके। ठीक है, तो अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जब भी आप पूरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर एफएम कॉस्टिंग के अंदर कोई भी नंबर लिखोगे तो आपको उसके साथ में इंडियन कॉमा सिस्टम लगाना ही लगाना है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सर सिर्फ मैं ना 0 0 लिख देता हूँ, मेरे को याद रहता है कि मैंने कितने 0 लगाए, मैं गिन लूंगा मैं कितने 0 लगाए। नहीं, आपको कॉमा साथ साथ में लगाना है, लगाना ही है, वरना बहुत ब्लंडर्स हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर, एंड पता भी नहीं चलता कितने 0 लगाए मैंने। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि सर एक काम करता हूं, पहले मैं नंबर लिख लूंगा, पहले मैं 0 0 गिन लूंगा, पहले मैं नंबर लिख लूंगा, देन मैं एंड में से कॉमा लगाना स्टार्ट करूंगा। नहीं, नंबर लिखते लिखते 0 कॉमा लगाते जाओगे, आपको आदत डालनी है उसकी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 10 करोड़ 20 लाख 30 हजार, 10 करोड़ 20 लाख 30 हजार, तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 करोड़, करोड़ बोलते ही एक कॉमा आ जाएगा। ठीक है, देन 20 लाख, 20 लाख बोला, 20 लगाते ही एक कॉमा आ जाएगा। देन मैं बोला 30 हजार, तो 30 लगाते ही एक कॉमा आ जाएगा। देन 3 0 लगा दो, सिंपल था। क्या था इसके अंदर, क्यों तुम्हें पहले लिखने के बाद में कॉमा लगाना है, क्यों लगाना है, ऐसे लिखते चलो साथ साथ। वरना वरना फिर तुम बोलोगे ना कि मैं बाद में लगाऊंगा, तो वो बाद का बाद में हो जाएगा, वो फिर एग्जाम के बाद हो जाएगा तुम्हारा, कि एग्जाम के बाद मैं कॉपी मंगा के अलग से लिखवाऊंगा, उसके अंदर कॉमा नहीं लगेगा वो कॉमा, फिर उसके बाद में तुम भूल जाओगे लगाना। साथ साथ लगाते हुए चलो, समझ गया, तो आपको ही फॉलो करना है कॉमा सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियां बचेगी। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक खत्म, इसके बाद में अपना मैथमेटिक्स खत्म, इतना ही था बस, कि आपको परसेंटेज चेंज कैसे निकालना होता है। पहला चैप्टर जो लेवरेज आएगा उसके अंदर तुम इसको अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, उसके अंदर आप इसको अप्लाई करोगे, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको बोला कि आपका MTP 1 के अंदर स्कोर था 60, MTP यानी आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट पेपर 1 के अंदर आपका स्कोर है 60 का, एंड मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 के अंदर आपका स्कोर है 70 का। आपको मुझे बताना है कि मॉक टेस्ट पेपर 1 से मॉक टेस्ट पेपर 2 में जाते टाइम पे आपका स्कोर कितना परसेंटेज इंप्रूव हुआ। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने का कंसेप्ट सिंपल होता है, एक न्यूमरेटर आता है, एक डिनोमिनेटर आता है, देन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, अपना परसेंटेज निकल के जाता है। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैसे, कि परसेंट की एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, 10 मार्क्स का चेंज हुआ। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर आपको निकालना है कितने के ऊपर चेंज हुआ, 10 मार्क्स का चेंज हुआ, कितने के ऊपर चेंज हुआ। आपका नीचे डिनोमिनेटर के अंदर बेस आता है कि कितने मार्क्स के ऊपर चेंज हुआ। यहां पे 60 आएगा या 70 आएगा, मुझे बताओ क्या आएगा। 70 नहीं आएगा, 60 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, बेस आता है नीचे, बेस आता है। बेस मतलब कि मेरा इंप्रूवमेंट 10 मार्क्स का किसके ऊपर हुआ है, वो आता है नीचे। किसके ऊपर हुआ है, 60 के ऊपर 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है कि 70 के ऊपर 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है।
60 के ऊपर 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, तब जाके 70 बना है, ठीक है। तो नीचे आपका 60 आएगा, 10/60 इंटू 100, इससे आपका परसेंटेज इंप्रूवमेंट निकल के आएगा, 16.67% इंप्रूवमेंट आ गया आपका, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका होता है, आप ऊपर ले लो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे, एब्सोल्यूट यानी नंबर्स के अंदर कि कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज में नहीं, नंबर्स के अंदर। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, आप न्यू वाले फिगर ले लो, उसमें से माइनस कर दो ओल्ड वाला फिगर, तो न्यू फिगर ले लो, उसमें से माइनस कर दो ओल्ड वाला फिगर, देन नीचे बेस क्या आता है आपका, ओल्ड फिगर का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीचे ओल्ड फिगर आएगा, ना कि न्यू फिगर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको डेटा दे दिया जाए साल भर का, साल साल का डेटा दे दिया जाए कि 2025 का ये, 2026 का ये, 2027 का ये, आपको ऐसे डेटा दे दिया जाए एंड आपको बोले एक साल के अंदर, लेट्स से आपको बोले कि 2026 के अंदर मेरे सेल्स जो थे वो 16 लाख के थे, 2025 के अंदर मेरे सेल्स जो थे 12 लाख के थे, आपको पूछे कि मेरा 2026 के अंदर परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ, तो आप कैसे निकालोगे। इसका बेसिक सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, करंट ईयर का डेटा लोगे, ले लो, करंट ईयर का डेटा ले लो, उसमें से माइनस कर दो बेस ईयर का डेटा, यानी जिस साल के ऊपर ग्रोथ हुई है मेरी, ठीक है। एंड नीचे क्या ले लोगे, बेस ईयर का डेटा, सिंपल, जैसे न्यू ईयर, न्यू डेटा माइनस ओल्ड डेटा था डिवाइड बाय ओल्ड डेटा था, यहाँ पे क्या आएगा, करंट ईयर का डेटा माइनस बेस ईयर का डेटा डिवाइड बाय बेस ईयर का डेटा। अब वो बेस ईयर क्या होगा वो क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पे बोल रखा है कि सेल्स फिगर आर एस फॉलोज, ईयर 2025, 2026, 2027, सेल्स बता दी 12 लाख, 16 लाख, 14 लाख, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोला है कि कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सेल्स इन ईयर 2026, यानी 2026 के अंदर परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ। अब मुझे एक लॉजिकल सी बात बताओ, अगर यहाँ पे मुझे बता नहीं रखा है कि कौन से साल से कौन से साल के ऊपर कितना चेंज हुआ, तो मुझे एक लॉजिकल सी बात बताओ, 2026 के अंदर अगर चेंज हुआ है तो कौन से साल से कौन से साल के ऊपर हुआ होगा। 2026 के अंदर अगर इंप्रूवमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, तो 2025 से 2026 के ऊपर हुआ होगा, ठीक है। तो लॉजिकल सी बात, जब कुछ नहीं बोला जाए तो अपन क्या मानेंगे कि 2026 का अगर मुझे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो उसके अंदर बेस ईयर कौन सा वाला होगा, लास्ट ईयर वाला, 2025 वाला डेटा होगा बेस ईयर, ठीक है। तो अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स इन ईयर 2026 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सर 16 लाख की मेरी सेल्स है, ठीक है, पिछले साल 12 लाख की थी, तो मेरा एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, करंट ईयर डेटा माइनस बेस ईयर डेटा कितना हुआ, 16 लाख माइनस 12 लाख, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लूंगा, बेस ईयर डेटा विच इज 12 लाख। तो ये कैसे निकलेगा, ईयर 2026 सेल्स माइनस ईयर 2025 सेल्स डिवाइड बाय ईयर 2025 सेल्स, ठीक है, यानी 16 लाख माइनस 12 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा 4 लाख बाय 12 लाख इज इक्वल टू 33.33%, सिंपल, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इन ईयर 2027, कि 2027 में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अब वापस से नहीं बताया कि आपका बेस ईयर कौन सा है, बेस ईयर यानी किसके ऊपर चेंज हुआ है, किसके ऊपर ग्रोथ हुई है, किसके ऊपर इंप्रूवमेंट हुआ है, वो नहीं बताया। तो इसका बेस ईयर कौन सा होगा, लास्ट वाला 2026। तो कुछ नहीं बोला जाए तो परसेंटेज चेंज हमेशा पिछले साल वाले के ऊपर निकल के आएगा, ठीक है। जैसे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्लियरली पूछ दिया है, परसेंटेज चेंज इन ईयर 2027 एज कंपेयर टू 2025, पूछ लिया है कि 27 का विथ 2025 निकालो, तो उसके अंदर बेस ईयर 25 हो जाएगा एंड करंट ईयर 27 हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट अपना पिछला वाला साल बेस ईयर होगा, क्योंकि हम मानेंगे कि इंप्रूवमेंट जो हुई है वो बेस ईयर के ऊपर हुई है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, सेकंड वाला परसेंटेज चेंज इन सेल्स इन ईयर 2027 कैसे निकलेगा, इस साल है 14 लाख का, लास्ट ईयर था 16 लाख का, तो वापस अपना वही फॉर्मूला लगेगा, करंट ईयर डेटा माइनस बेस ईयर डेटा डिवाइड बाय बेस ईयर डेटा। तो करंट ईयर कितना हो गया, 14 लाख हो गया, बेस ईयर कितना हो गया, 16 लाख हो गया, तो 14 लाख माइनस 16 लाख डिवाइड बाय 16 लाख, तो कितना हो जाएगा, 14 लाख माइनस 16 लाख डिवाइड बाय 16 लाख। गलती से भी उल्टा मत कर देना कि सर 16 लाख बड़ा है ना तो उसको पहले लिख लेता हूँ देन बाद में 14 लाख लिख दूंगा, नहीं भाई, तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। अगर तुमने उल्टा कर दिया तो तुमने जो माइनस में आता नंबर उसको प्लस कर दिया, ठीक है। एंड माइनस में आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इस साल स्कोर सेल्स माइनस हुई है, कम हुई है, इस साल 16 लाख से 14 लाख पे गिर गई है, तो परसेंटेज चेंज माइनस में आना चाहिए ना, प्लस में थोड़ी आएगा। तो इसलिए जो 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 फॉर्मूला है वही एज इट इज लगेगा, 14 लाख माइनस 16 लाख होगा, ऐसा नहीं कि बड़ा वाला पहले लिख देता हूँ, नहीं 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 भाई, ठीक है। दैट मीन्स माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 16 लाख हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद -12.5 बन के आएगा, ठीक है। ये वाला सिंपल है। अब अगला वाला को सॉल्व कर लेते हैं।
परसेंटेज चेंज इन सेल्स इन ईयर 2027 एज कम्पेयर टू 2025। ये आपका रहेगा होमवर्क। मैं क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, आप पहले सॉल्व करो लिख के, ठीक है, फिर मैं क्विकली सॉल्व कर लूंगा, आप उसे चेक कर लेना अभी, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए पॉज लो, लिख के सॉल्व करो, उसके बाद में चेक करना मेरा सोल्यूशन, ठीक है। सिंपल ही है, तुम्हें आ ही गया होगा, कैलसी भी कर लोगे तुम इतना तो, ठीक है। कैसे होगा ये? 2027 के अंदर है 14 लाख की, एंड उसके लास्ट ईयर में थी, बेस ईयर कौन सा पूछा है? 2025। तो 2025 के अंदर था 12 लाख का, तो माइनस में आ जाएगा 12 लाख, डिवाइड होगा बेस ईयर पे, बेस ईयर है 12 लाख का, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, कितना आएगा? 2 लाख बाय 12 लाख इंटू 100, 16.67, ये आएगा 16.67%, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने इंटू 100 नहीं लिखा हुआ है, मैंने इंटू 100 नहीं लिखा हुआ है, मैंने इंटू 100 नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे का पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि मुझे आंसर डेसिमल के अंदर लिख के दिखाना है या मुझे परसेंटेज के अंदर लिख के दिखाना है। अगर परसेंटेज चेंज पूछा है, उसका आंसर भी बच्चा डेसिमल में निकाल सकता है, ठीक है, एंड उसके बाद में उसको परसेंटेज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग इंटू 100 लिखते नहीं है, जितने भी परसेंटेज आएंगे हम बाय डिफॉल्ट इंटू 100 नहीं लिखते। अगर आपको उसको डेसिमल में दिखाना है तो आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अगर मैं 100 नहीं लिखूंगा तो 2 लाख में 12 लाख हो जाएगा, तो 2 बाय 12 कितना हो जाएगा? 0.1667, ठीक है। राउंड ऑफ करना, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे अपन इसको, तो 0.1667 ऐसा नंबर आएगा आपके पास, वो क्या डेसिमल का आंसर। तो अगर किसी क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें डेसिमल में आंसर देना रहेगा, तो 0.166 भी एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर आपको उसको परसेंटेज में दिखाना ही है तो डेसिमल वाले नंबर को बस एक बार इंटू 100 कर देना कैलकुलेटर के अंदर ही, एंड डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 16.67। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा, अगर आप किसी आंसर को परसेंटेज में लिख रहे हो तो वो दिखाने के लिए आपको हर बार इंटू 100 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एग्जाम के अंदर इसका सोल्यूशन 16.67 लिख सकते हो। इसको सॉल्व, इसको लिखा मैंने, ये तो फ्रैक्शन है, इसमें इंटू 100 कहाँ आ रहा है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है, इसमें इंटू 100 कहाँ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसका, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो डेसिमल के अंदर आएगा। फ्रैक्शन में, परसेंटेज में दिखाने को तो मुझे इंटू 100 करना पड़ेगा ना, वो इंटू 100 दिखाने की जरूरत नहीं है, वो इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसका आंसर परसेंटेज के अंदर लिख सकते हो बिना इंटू 100 लिखे, क्योंकि बहुत एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। पूरे एग्जाम, पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपका बहुत बार आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार इंटू 100 लिख रहे हो, ठीक है, चलेगा। और आप इसकी जगह पे डेसिमल में भी लिख सकते थे, वो भी, उससे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी, कि इक्वल टू 0.1667। क्लियर है ये चीज़ आपकी, ठीक है। इसलिए अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे इंटू 100 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी डायरेक्टली 4/12 को 33.33 लिख दिया है। आप भी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर बिना इंटू 100 लिखे, परसेंटेज में दिखा सकते हो। आपको लिखना हो इंटू 100, आपको आदत है, क्योंकि 11th 12th के अंदर हम लोग वैसा ही करते हैं, जहाँ जहाँ परसेंटेज निकालना होता है अपन इंटू 100 के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, मत लिखो, चलेगा। कितनी बार इंटू 100 लिखोगे, ठीक है, आपको लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन बिना उसके भी करोगे तो भी पूरे मार्क्स से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ आर बेसिक्स। यहाँ पे अपने एफएम बेसिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अपना आज का एजेंडा क्या था? सब्जेक्ट ओवरव्यू लेने का, अरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने का, दोनों अपन ने कर लिया। तीसरा अप्रोच समझने का, वो अपन ने समझ लिया। मैंने आपको मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन भी दे दिया। क्विकली अपन क्या डिस्कस करेंगे, आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। अच्छा, हर चैप्टर के नोट्स के बाद में मैंने आपको बताया ही कि जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, ये FM 360 के जो नोट्स मिलने वाले हैं, ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, ठीक है, ये छोटा फॉर्मेट है, ये रेगुलर वाले नहीं है, उनको हमने छोटा किया है, फोकस्ड वे में बनाया है कि एग्जाम फोकस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो फोकस्ड है ऑलरेडी। अब उनके अंदर भी आप मत सोचने लग जाना कि सर इसमें से ये वाला मेरे को रेलेवेंट लग रहा है, रेलेवेंट नहीं लग रहा है, ये ऑलरेडी फोकस्ड है भाई। एंड हर चैप्टर के बाद में जो एक पेज आपको मिल जाता है जिसमें आप सेल्फ नोट्स, अपने खुद के नोट्स लिखने हो, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्विकली बताते हैं अपन कि पेपर का फॉर्मेट कैसा रहता है। देखो, आपका सारे पेपर्स आपको पता है, आपके एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है, एक MCQ पोर्शन आता है, ठीक है। FM आपका पेपर जो है 50 मार्क्स का है, तो आपके पास आएगा FM SM दोनों का पेपर, ठीक है। FM का सेक्शन होगा आपका A, आपका होगा सेक्शन B, यानी पार्ट A, इसलिए अपन इसको बोलते हैं FM का पेपर 6A या पेपर 6B, ठीक है। तो इसको आप 6A बोल सकते हो, इसको 6B भी बोल सकते हो। ये 6A पेपर है, ये आपका पेपर 6B है,
इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। FM का ये 6A है, 6B है। अब होगा क्या, दोनों के अंदर ही MCQ भी आएंगे, दोनों के अंदर ही आपके डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे, ठीक है। MCQ भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे। ठीक है, कितना MCQ कितना डिस्क्रिप्टिव आएगा, 15 मार्क्स का आपका MCQ आएगा एंड 35 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आएगा। सेम आपका इसके अंदर भी आएगा 15 मार्क्स का एंड इसके अंदर भी 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा। ऐसा करते करते ये 50 मार्क्स का हो जाता है पूरा एंड ये आपका 50 मार्क्स हो जाता है, 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है आपका, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये 50 मार्क्स का फॉर्मेट कैसा रहता है, ये 50 मार्क्स के अंदर कैसा रहता है। इस 50 मार्क्स के अंदर आता है एक केस सिनेरियो, एक आता है केस सिनेरियो। उस केस सिनेरियो के अंदर एक केस दे रखा होता है, उस केस में से आपके 5 MCQs निकल के आते हैं, ठीक है। एंड उन पांचों के मार्क्स होते हैं 2 ईच, ठीक है। तो 2 × 5 ईच आपका एक केस सिनेरियो होता है, जिससे मिलके आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं, 10 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो केस सिनेरियो जनरली जो आता है, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स में से आता है। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसके वेटेज ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से आ जाता है। वर्किंग कैपिटल में से आ जाता है 10, क्योंकि भाई 10 मार्क्स है एक तरीके से, 10 मार्क्स को किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को असाइन करेंगे ना लोग, या फिर वर्किंग कैपिटल में से आ जाता है। इस बार जो जनरल का पेपर जो आया था उसमें आया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो या तो ये लोग ये कर सकते हैं कि बड़े चैप्टर को पूरा पूरा बड़ा चैप्टर डाल दिया, या फिर ये लोग ये कर सकते हैं कि उसके अंदर 2 चैप्टर मिक्स कर दिए छोटे छोटे, कि जैसे लेवरेज और वर्क कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको पता है दोनों फाइनेंसिंग डिवीजन का पार्ट है, तो दोनों के क्वेश्चन एक एक केस सिनेरियो में डाल दिए, 5-5 मार्क्स, मतलब 2 उसके हो गए, 3 उसके हो गए, तो दोनों का कवरेज हो गया। ऐसा कर सकते हैं ये लोग। तो एक केस सिनेरियो रहता है कंपलसरी वाला, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा ये। फिर उसके साथ में आपके इंडिविजुअल MCQ आते हैं। इंडिविजुअल MCQs आते हैं, वो आपके आएंगे, 2 आएंगे 2 मार्क्स के, प्लस एक आएगा आपका 1 मार्क का, ठीक है। तो 2 MCQ 2 मार्क के, 1 MCQ 1 मार्क का, तो टोटल मिला के 5 हो जाते हैं ये। तो इंडिविजुअल MCQ मिला के होते हैं 5 मार्क्स। इस टाइप से आपके 15 मार्क्स का MCQ कवर हो गया, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के बारे में समझना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 मार्क्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के बारे में समझते हैं अभी अपन। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास क्या होता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 आता है, क्वेश्चन 2 आता है, क्वेश्चन 3 आता है, क्वेश्चन 4 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा, ये आपका रहेगा 15 मार्क्स का। क्वेश्चन 2 10 मार्क्स का, क्वेश्चन 3 भी 10 मार्क्स का, एंड क्वेश्चन 4 भी 10 मार्क्स का। सर तो ज़्यादा हो गए, 15 10 10 10 30 30 और 15 45 हो गए। नहीं राजा, होता क्या है कि जो 15 वाला क्वेश्चन है, ये कंपलसरी है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एंड इन 3 में से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। एनी 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो 15 मार्क्स का यहाँ पे हो गया आपका वेटेज, एंड देन यहाँ पे आप एनी 2 करोगे तो 10 + 10 20 हो जाएंगे। एनी 2 अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए। तो 15 + 20 35 हो गए ना। तो यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस होती है कि इनमें से आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है ना, ये प्योर थ्योरी होता है, प्योर थ्योरी होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, इसके अंदर न्यूमेरिकल बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है। एंड ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं, ये प्योर न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। ये प्योर न्यूमेरिकल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, 3 अटेम्प्ट में से एक बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन 3 के अंदर भी 2 मार्क्स का थ्योरी और डाल देता है, जैसे जैन 26 के अंदर हुआ था। इससे पहले भी 2-3 अटेम्प्ट पहले हो रखा है कि क्वेश्चन 3 के अंदर 2 मार्क्स का थ्योरी और डाल देता है। तो थ्योरी का वेटेज कितना हो जाता है, 10 + 2 12 मार्क्स का। एंड जैन 26 में जो हमारा थ्योरी 12 में से 12 मार्क्स की थ्योरी, हमारे थ्योरी मैराथन थी 3.5 घंटे की, उसमें से कवर हुआ था। तो जिस हमारे बच्चों ने वो मैराथन देखी थी, वो 12 में से 12 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करके आ गए थे। 12 में से 12 तो नहीं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन 3 नहीं किया था। तो 10 में से 10 की थ्योरी उन्होंने अटेम्प्ट कर ली थी, ठीक है। वैसा हुआ था, तो वैसा सीन है। अब आपको समझना है कि इसके अंदर ब्रेकअप कैसा होता है। ये जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, ठीक है। जनरली होता है
5 + 5 + 5 का कंपोजिशन होता है, लेकिन उसको चेंज भी कर सकते हैं, 6 + 4 + 5 भी कर सकते हैं, ठीक है, 6 + 6 + 3 भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 5 + 5 + 5 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंटेन होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते हैं, कंपल्सरी आते हैं, ठीक है। एंड बाकी के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन 2 है, इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन डाल देंगे 5 + 5 का, तो 10 मार्क्स का बन जाएगा। 3 के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ी हरकतें करते हैं, कभी कभी तो 5 + 5 का आ जाएगा, कभी 8 + 2 का आ जाएगा, जैसा भी मैंने आपको बताया कि 2 मार्क्स का थ्योरी आएगा तो 8 + 2 हो जाएगा, या फिर 5 + 5 हो जाएगा, या फिर 7 + 3 हो सकता है, ठीक है। वो ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 5 + 5 के सब क्वेश्चन, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एंड इसके अंदर 10 मार्क्स की थ्योरी आती है, जो 3 क्वेश्चन के अंदर स्प्लिट होकर आती है, 4 + 4 + 2, ठीक है। तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। ये जो आपका न्यूमेरिक, ये जो आपका केस सिनेरियो है ना, ये भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, यानी इसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रटी हुई थ्योरी नहीं लिखनी इसके अंदर अपने को, ठीक है। उसी तरीके से ये जो 3 क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है, इनके अंदर अपने नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रटने वाले काम नहीं है, रटने वाला काम सिर्फ इसके अंदर है, समझ गया आपको। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के ही नहीं जाते हैं, वो ये वाले क्वेश्चन की तैयारी करके नहीं जाते, वो पहले सोच के जाते हैं कि मैं थ्योरी पढ़ के नहीं जा रहा हूं, तो मैं, अगर मुझे इन 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं ना, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ ये 2 अटेम्प्ट करूंगा, यानी उसके पास ऑप्शन ये बचता है कि वो थ्योरी बिल्कुल नहीं करने वाला है, वो पूरे पेपर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल 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 करने वाला है। ये ऐसे बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी सजेशन रहती है कि पहले आपका फोकस रहना चाहिए पूरे न्यूमेरिकल पेपर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, विच इज एमसीक्यूज एंड आपका ये वाला पोर्शन, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो। वक्त बचेगा तो सिर्फ मेरी मैराथन देख लेना एमसीक्यूज की, थ्योरी की, ठीक है, 3.5 घंटे की है, उसके आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लोगे, 2 घंटे में वो हो जाएगा रिवीजन आपका। तो 7-8 घंटे के अंदर आपका टोटल जितने 2-3 रिवीजन आपके उसके अंदर हो जाएंगे, 7-8 घंटा आप स्पेंड करोगे तो आपका थ्योरी भी रेडी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ सेफ साइड, टाइम बचे तो कर लेना, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, थोड़ा हेल्प हो जाता है पेपर के अंदर कि अगर इनके अंदर कोई डिफिकल्ट हुआ, कुछ डिफिकल्ट आया, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे कुछ छोड़ के इसको अटेम्प्ट कर पाओगे ना। अगर थ्योरी करके नहीं जाओगे तो आपको मैंडेटली यही करने पड़ेंगे अपीयर, और यहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा तो उसके मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। तो वो सीन है, पेपर का पैटर्न आपका ऐसा रहता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, चलो। तो रही बात ये अपने एफएम की, ठीक है। बाकी मैंने आपको पेपर पैटर्न समझा दिया, अपन मिलेंगे कल, ठीक है, किसके अंदर, हमारे इनकम स्टेटमेंट के साथ में, जिसके अंदर हम लोग इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला इनकम स्टेटमेंट, ना कि Schedule 3 जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था वो वाला, ये रहेगा प्रॉपर फाइनेंशियल सेंस से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो मिलते हैं कल गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, ठीक है। अच्छा मतलब मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो अब आपको अगर ऑर्डर प्लेस करना है लेक्चर्स के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वी स्मार्ट के हमारे पेज का, वहाँ पे जाकर ऑर्डर आप प्लेस कर पाओगे ऑर्डर। कुछ क्वेरी हो, कुछ आपको डिस्कस करना हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, सारी जो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे सोशल हैंडल्स की, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह सब मिल जाएगा, एंड ऑर्डर प्लेस करने का आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक शायद लिमिटेड पीरियड का कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा रहेगा आपको वी स्मार्ट पे, आप देख लेना, आपको शायद थोड़ा बेटर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना मिल रहा है कि नहीं। बाकी सारी डिटेल्स आपको मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में शेयर करी थी, आप उसको चेक कर सकते हो अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो, ठीक है। ये एक पीडीएफ है जिसके अंदर आपको बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये बैच का पोस्टर है एंड ये पूरी पीडीएफ, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आपको जितनी डिटेल्स चाहिए आपको उससे मिल जाएंगी, ठीक है। चलो गाइस बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।